ये चैप्टर है वेव मैकेनिक्स, ठीक है। तो अभी हम बेसिकली इसके अंदर क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले चीज़ अभी हम इसके अंदर देखेंगे कि वेव्स की बेसिक डेफिनेशन है ना, बेसिक डेफिनेशन देखेंगे और इसको 1.5 या जैसे भी एक्स करके देखना है वो देख लेना, चेक कर लेना। बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स, इस वाले लेक्चर में हम एक तो ये देखेंगे बेसिक डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है। दूसरा हम इसके अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे, इक्वेशन, वेव इक्वेशन बेसिकली जनरेट कैसे होती है, और हाँ वेव के पैरामीटर्स क्या होते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, वो सब चीज़ें। तो वेव के पैरामीटर्स देखेंगे। तीसरा हम इसके अंदर क्या देखेंगे, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं, ठीक है। तो तीसरा वेव के पैरामीटर्स हो जाएंगे कि एग्जांपल ये लैम्डा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं बिल्कुल, बट जिसको कुछ भी नहीं पता उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा हम इसके अंदर देख लेंगे वेव इक्वेशन की जो जनरेशन होती है, ठीक है, और वेव इक्वेशन की जनरेशन और हाउ इज़ अ वेव जनरेटेड, वेव एक्चुअली जनरेट कैसे होती है, और एंड वेव इक्वेशन, हाउ इज़ अ वेव जनरेटेड एंड वेव इक्वेशन। और ये कौन सी वेव होगी, मोस्टली हम ट्रांसवर्स वेव्स पढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है वो अभी पहले टॉपिक में बता रहेगा, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हो गए और इसमें क्या होगा, वेव इक्वेशन, फिर इसमें होगा जो हम मोस्टली इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जिस पे मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं वो होती है साइनसॉइडल वेव्स होती हैं, वो साइन वेव्स होती हैं बेसिकली, ठीक है। और ये ट्रैवलिंग होती हैं, ये आगे जा रही होती हैं, ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स, एक मिनट क्या लिख दिया है मैंने, ट्रांसवर्स, TRANSVERSE, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स आएंगे, ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव्स हैं। और ये लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट हो गया था यार, ठीक है। तो ये 3 बजे के आसपास मैं चढ़ा दूँगा, इसको देख लेना। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि मैं बेसिकली आज काफ़ी सारे काम थे इंडिपेंडेंस डे पे, तो वो मेरे को निपटाने थे और ये लेक्चर भी बनाना था एक कैसे इसका बेसिक फॉर्मेट क्या होगा, तो उस चक्कर में लेट हो गया। बट 3 बजे चढ़ा दूँगा मैं, सुबह देख लेना, कल सैटरडे है तो ये हो जाएगा। साइनसॉइडल वेव्स है और उसके बाद कौन सी, साइनसॉइडल वेव की जो बेसिक इक्वेशन है, साइनसॉइडल वेव्स इक्वेशन, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। और फिर हम देखेंगे वेव स्पीड क्या होती है, वेव स्पीड कैलकुलेशंस, ठीक है। ये लेक्चर जो है ये बेसिकली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कंसेप्चुअल लेक्चर होगा थोड़ा सा, कि अगर ये आपको समझ आ गया तो आगे वाले लेक्चर्स काफ़ी रिलेटिवली आसान है वेव्स के, बट ये समझना उसके लिए ज़रूरी है, स्पेशली ये वाला जो टॉपिक है कि वेव इक्वेशन निकलती कैसे है, साइनसॉइडल वेव इक्वेशन जो होती है वो कहाँ से आती है, ठीक है। तो इसको अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जो है वेव मोशन को स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिख लो, दूसरा पेन यूज़ करते हैं यहाँ, ठीक है। ये ठीक है, ये पेन ठीक है, या ये वाला एक और भी है मेरे पास, मार्कर भी है वो देख लेता हूँ। ये ठीक है, आई गेस ये ठीक है। वेव डेफिनेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये बेसिकली जैसे समुद्र में वेव है ना, वो भी वेव्स होती है, स्ट्रिंग में वेव्स होती है, साउंड की वेव्स होती हैं, मैक्सिकन वेव्स होती हैं जो अपने को फुटबॉल स्टेडियम में देखने को मिलती है, जिसमें लोग अपने हाथ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। और वो पूरे स्टेडियम में ट्रैवल करती है, मैक्सिकन वेव जो होती है। और वेव्स ही वेव्स हैं नेचर के अंदर। EM वेव्स अभी हम क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, EM वेव्स, वो भी एक वेव ही है, बट वो किस चीज़ की वेव है, वो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स की वेव है ना। वहाँ पर तुमको तो कोई मीडियम भी नहीं चाहिए ट्रैवल होने के लिए। तो वी आर ऑल सराउंडेड बाय वेव्स। और सी वाली जो वेव्स होती हैं वो उनको मीडियम चाहिए ऑफ कोर्स, और वो लॉन्गिट्यूडनल वो ट्रांसवर्स वेव्स होती है जो सरफेस पे होती है
है ना, जो सरफेस की वेव्स होती हैं वो ट्रांसफर्स होती हैं, और जो सरफेस के अंदर भी सी के अंदर वेव्स मिलती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेल्स के साउंड होता है ना, वो साउंड वेव होता है। जैसे कैसे बनाऊँ, मैं यहाँ पर साइड में ना रफ़ पेपर यूज़ कर रहा हूँ, इसको प्लीज़ ड्रॉ मत करने लग जाना, ठीक है। कागज़ कहाँ है, कागज़ है कहीं, फालतू कागज़ ही नहीं भाई घर के अंदर। सोचो ये बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। नोट्स यहाँ चल रहे हैं, ये मैं साइड पर बना रहा हूँ। जैसे सी की सरफेस होती है, उस पर ऐसी वेव्स होती हैं, और ये सरफेस टेंशन की वजह से बनती है, ये सरफेस टेंशन की वजह से बनती है, और इनका नेचर ट्रांसफर्स होता है। कई लोग बोलते हैं ना कि फ्लूइड्स के अंदर जो होती है वो इस टाइप की वेव्स नहीं बनती है, फ्लूइड्स के अंदर या गैसेस के अंदर ट्रांसफर्स वेव, जिसमें मटेरियल जो मीडियम का मटेरियल है वो ऊपर नीचे हो रहा है, कई लोग बोलते नहीं बनती है, बट सरफेस पे बन सकती है। और वो सरफेस टेंशन की जो इलास्टिसिटी होती है उसको यूज़ करती है ना, ये सरफेस वेव्स। तो ये सरफेस वेव्स ट्रांसफर्स। बट अगर आपके अंदर जैसे फ्लोर पे अगर कहीं वेल मछली है, ठीक है, वेल मछली है, और यहाँ भी इनके साउंड्स होते हैं, और वो कहते हैं ना वो हज़ारों मील तक ट्रैवल कर सकते हैं। ये उल्टी लग रहा है, उल्टी करी, बट ये इसका साउंड निकल रहा है, ठीक है। ये कहते हैं ना कि हज़ारों मील तक ट्रैवल कर सकता है, और करता भी है अक्रॉस ओशंस, और दूसरे वेल ग्रुप्स के जो क्लस्टर्स होते हैं उन्हें सुनाई देता है। तो ये कौन सी वेव्स होती हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, ठीक है। ये ऐसे जब इसके मुंह से साउंड निकलता है यहाँ पर, है ना, वेल क्या करती है, साउंड, इसके साउंड को क्या बोलते हैं, सिंगिंग, जो भी। तो जब इनके यहाँ साउंड निकलता है तो यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ऐसे क्लस्टर बना लेते हैं, और फिर उसके आगे जस्ट इमीडिएटली आगे के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े से फ्री होते हैं, और फिर दोबारा एक डेंस एरिया आ जाता है, फिर दोबारा एक डेंस एरिया आ जाता है, और फिर उसके आगे के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा थोड़ी सी फ्री है, और फिर उसके आगे एक डेंस एरिया आ जाता है। अब ये जो है ना, ये साउंड ऐसे आगे ट्रैवल कर रहा है, बट ये एक स्नैपशॉट है। स्नैपशॉट मतलब मैंने इसको ऐसे क्लिक किया है, और ये किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पे मुझे ये ऐसी ट्रेन दिखेगी, बट उसके अगले ही मोमेंट के अंदर क्या होगा, ये जो ट्रेन है ये थोड़ी सी, ये वाला जो पैकेट है ये थोड़ा सा फ्री अप हो जाएगा। जैसे ये वाला जो पैकेट है ना, ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स है थोड़े से लेस डेंस हो जाएंगे, और उसके जो सामने वाला पैकेट है वो वहाँ पर आपको डेंसिटी ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आ जाएगी, ठीक है। और फिर दोबारा ये वाला जो पैकेट है, ये वाला जो पैकेट है ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो पैकेट है ये थोड़ा सा फ्री हो गया, ये जो लेस डेंस है ये थोड़ा सा टाइट हो गया, और ये वाला जो डेंस है ये थोड़ा सा फ्री हो गया था, देख रहे हो। और फिर जो ये वाला है ये दोबारा थोड़ा सा डेंस हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये वेव तो आगे ट्रांसफ़र हो रही है ना, बट ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, क्या ये स्ट्रिंग की तरह ट्रांसफ़र हो रही है, जिसके अंदर जो स्ट्रिंग के जो सेगमेंट है वो ऐसे 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 करके एक्चुअली ऊपर नीचे हो रहे थे वाई एक्सिस के अलॉन्ग। क्या यहाँ पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स है क्या वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऊपर नीचे हो रहे हैं, नहीं, ये ऐसे ऐसे हारमोनियम की तरह आगे जा रही है, इनकी डेंसिटी वेरिएशन हो रही है। तो ये एक तरीके से एक डेंसिटी की वेव है, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड डेंस है, फिर अगले सेकेंड बिल्कुल ही रेयर है, फिर उसके अगले सेकेंड डेंस है, और ये वेव ऐसे आगे ट्रैवल कर रही है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर वो जो वेव होती है वो ऐसे होती है कि स्ट्रिंग में ये मान के चलो कोई पोर्शन है स्ट्रिंग का, ठीक है, और इसको आपने ऐसे ऊपर खींच लिया, इसको ऊपर कर दिया, यूँ ऊपर कर दिया, और फिर सडनली आप देखोगे अगले ही सेकेंड ये जो स्ट्रिंग है ये ऐसा दिखेगा आपको, है ना। यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है एंड ए से, और फिर उसके अगले सेकेंड ये एंड ए और ऊपर जाएगा, और फिर आपको ये जो वेव है ये ऐसे दिखेगी। ये एक अलग प्रकार की वेव है ना, ये जो ओशन में वेव दिख रही है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, अभी हम इसको पूरा डिस्क्राइब करेंगे। ये एक अलग प्रकार की वेव है, ये आगे 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 जा रही है मीडियम के अंदर, और इसमें क्या हो रहा है, ये मीडियम के परपेंडिकुलर जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, और यहाँ पर मीडियम के अलॉन्ग पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं वेल वाले केस में, ठीक है। अब स्ट्रिंग वाले में देख लेते हैं। फिर मैं इसको ऊपर लेके गया, फिर इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके गए, ठीक है, यूँ, और मुझे दिख रहा है ये डिस्टर्बेंस जो थी शुरू में पार्टिकल ये यहाँ था, और उसके बाद ये डिस्टर्बेंस काइंड ऑफ यहाँ तक पहुँच गई है। जैसे ये वाला पार्टिकल जो है, जो इसके बाजू वाला पार्टिकल है, ये जस्ट उठने ही वाला है जब ए वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया है ना, ये देखो
ये डिस्प्लेसमेंट कितनी ज़्यादा हो गई है ए की। और फिर उसके थोड़े टाइम बाद ये देखो ये डिस्टर्बेंस कहाँ पहुँच गई है। ए भाई साहब यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ तक पहुँच गया ए, और उसकी डिस्टर्बेंस देखो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुँच गई है। ये वाला पार्टिकल अगले ही पल उठने वाला है, और फिर उसके आगे जो है वो ए और भी ऊपर उठ गया है, क्या ना। और अब ये वाला पार्टिकल ऑलमोस्ट उठने वाला है। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैंने ए को ऐसे ऊपर किया है ना। पहले ए इतना ऊपर आया है, फिर ए इतना ऊपर गया है, फिर ए उतना ऊपर गया है, और फिर अब मैं ए को नीचे लाना शुरू करूँगा। यहाँ से ए जो है वो नीचे आना शुरू होगा, और मेरे को दिखेगा अगले ही सेकंड ए जो है वो कुछ ऐसा ऐसा दिखेगा। ठीक है, अभी देखेंगे हम इसको अंदर वेव वाले टॉपिक के अंदर कि वेव प्रोपेगेट कैसे होती है। मीनवाइल ये जो डिस्टर्बेंस है वो यहाँ तक पहुँच गई है, ये वाला जो पॉइंट है। और ये पूरी प्रोग्रेशन होती है एक वेव बनने की, जिसकी थोड़ी देर बाद आपको इस स्ट्रिंग के अंदर ऐसे दिखाई देता है, ये है ना, इस टाइप की वेव नज़र आती है। और ए मान के चलते हैं ये इसकी लाइक मेन पोजीशन है या कुछ ऐसे है, और ए ऊपर नीचे आप ऑसिलेट करते रहते हो, और जब तक आप ए को ऊपर नीचे ऑसिलेट करते रहते हो ये वेव बनी रहती है। ठीक है, ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंटली चला रहता है इस मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो वेव्स होती है ना, जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो परपेंडिकुलर तरीके से वाइब्रेट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, और ये जो साउंड वेव्स होती हैं या जो ओशन के अंदर जो ये वेल्स की जो साउंड आगे जा रही है, जिसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो काइंड ऑफ एक तरीके से ऑसिलेट ही कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये पानी के जो एटम्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक तरीके से ऑसिलेट ही कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हमें ये प्रेशर डिफरेंसेस दिखते हैं, इसको हम साउंड में पढ़ते हैं। बट ये जो ऑसिलेशंस हैं ये अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ वेव हैं, तो ऐसी वेव्स को हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, और ये जो सरफेस पे, पानी की सरफेस पे जो वेव्स दिख रही हैं, जो सरफेस टेंशन की वजह से बन रही है, ऐसी वेव्स को हम क्या बोलेंगे, ये दोबारा ट्रांसवर्स वेव्स है। यहाँ पर पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमें ये वेव की डायरेक्शन ये है, बट पानी की जो मॉलिक्यूल्स है वो हमें ऊपर नीचे होते दिखाएंगे। इसमें इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ाया भी था फरवरी के अंदर, तो मैंने बताया था कि अगर जैसे ये डक है, ठीक है, कोई यहाँ पर ऐसे डक, मतलब मान लो ये डक है, ठीक है, और ये ऐसे रखी हुई है, और यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि समुद्र की जो लहरें हैं वो ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो ये डक आपको उस डायरेक्शन में जाती हुई नहीं नज़र आएगी। राइट, ये डक आपको सिर्फ ऊपर नीचे बॉब करती हुई नज़र आएगी, ये नहीं जा रही। तो वेव की डायरेक्शन ये है, मगर मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी डायरेक्शन ये है। अब रियलिटी में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर डक रख दूँ ओशन में, तो आपको दिखेगा थोड़ी देर बाद डक जो है वो आगे जाके या किसी डायरेक्शन में चली गई होगी, या तो यहाँ चली गई होगी या यहाँ चली गई होगी, कहीं चली गई होगी। उसका रीज़न ओशन करंट्स है। उसका रीज़न जो है वो ओशन करंट्स है। ओशन के जो करंट्स है, ओशन में एक फ़्लो होता है ना, ग्लोबली ओशंस के अंदर ये आपकी अर्थ है, तो कुछ ये मान लो कोई कॉन्टिनेंट है और ये कोई कॉन्टिनेंट है, और आपको दिखेगा ओशन की एक जनरल डायरेक्शन होगी कि वो अटलांटिक ओशन है या कुछ है, वो ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में से ट्रैवल करके फिर कहीं और जा रहा है, तो वो पानी पूरे का पूरा मूव ही कर रहा है। ठीक है, बट एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि अगर आपका बिल्कुल एक फ्लैट बॉडी ऑफ वाटर है और आप उसके अंदर यहाँ पर काइंड ऑफ कोई चीज़ है, जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई रॉड है या ऐसे कुछ है, और आप इसकी अप एंड डाउन मोशन करते रहो पानी से अंदर बाहर, तो आपको पानी में ऐसी वेव्स दिखेंगी, इस टाइप की वेव्स जो इस रॉड से दूर जा रही होंगी। और उस केस में अगर यहाँ पर एक कोई डक होएगी या ऐसे कुछ होएगा, ठीक है, तो आपको दिखेगा वो सिर्फ क्रेस्ट और ट्रफ्स को फॉलो करेगी। क्रेस्ट और ट्रफ भी देखेंगे अभी क्या होता है, अभी तो मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ वेव क्या है। तो आपको दिखेगा क्रेस्ट और ट्रफ ऊपर नीचे जो डक है ऊपर नीचे जा रही है, मगर आगे पीछे नहीं जा रही। ठीक है, ओशंस में वो जाती है क्योंकि करंट्स होते हैं वहाँ पर। अब करंट्स क्यों होते हैं वो अलग सवाल है, वो ज्योग्राफी का सवाल है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत वेव की पिक्चर बनी दिमाग में कि वेव होती क्या है। ठीक है, अब नोट्स पे आ जाते हैं वापस। तो यहाँ पर दो प्रकार की वेव्स हैं, एक हो जाएगी हमारी अच्छा, और वापस वो कहाँ गया कागज़, ये रहा नहीं, ये रहा। अच्छा हाँ, एक और जो ये वाली वेव्स होती है ना यार, जो मैं ये वेव्स बता रहा हूँ, जैसे ये वेल मछली वाली वेव है, या फिर ये जो डक है जो बॉब कर रही है पानी के अंदर, या फिर जो ये स्ट्रिंग है, ये सारी वेव्स मैकेनिकल है।
यहाँ पर एक्चुअली कोई मीडियम है जिसमें आपको दिख रहा है कि ये वेव ट्रैवल कर रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी वेव्स हो जिनको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर मीडियम क्या है पानी, यहाँ पर मीडियम क्या है पानी, दोबारा है ना पानी की सरफेस, यहाँ पर मीडियम क्या है ये स्ट्रिंग का जो एक्चुअल मटेरियल है, नायलॉन या जो भी जिस भी चीज़ का स्ट्रिंग बना हुआ है, ठीक है। बट ऐसी भी वेव्स हो सकती हैं जिनके अंदर आपको मीडियम ही नहीं चाहिए, और वो भी हम पढ़ रहे हैं करंट क्लास के अंदर, उनको बोलते हैं EM वेव्स, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई मीडियम ही नहीं चाहिए, ये फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ, और मतलब EM वेव्स आप मीडियम में भी बना सकते हो, ऐसा नहीं है, पानी वगैरह में बना सकते हो। मगर वहाँ पर जो इसकी स्पीड होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना इसकी कितनी 1/μ0 है ना, 1/μ0 बट अगर आप इसको किसी और मीडियम में EM वेव को लेके चले जाते हो तो ये 1/√μ है, जहाँ पर म्यू भी मीडियम का है, एप्सिलॉन भी मीडियम का है, ठीक है। और वहाँ पर इसकी स्पीड ऑफ लाइट नहीं होगी, कुछ और लोअर स्पीड हो जाएगी इसकी, और अदरवाइज़ फ्री स्पेस में भी ये ट्रैवल कर सकती है जिनकी स्पीड ही होती है। तो ये EM वेव्स हैं, इनको मीडियम चाहिए ही नहीं है। तो दो जो ब्रॉड डिस्टिंक्शंस हैं वो है, इसका मतलब ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम चाहिए और ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम ही नहीं चाहिए। और ऐसी वेव्स जिन्हें मीडियम चाहिए उसमें भी दो ब्रॉड डिस्टिंक्शंस ये है कि काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव जैसी ये है, या फिर जो इवन हम कमरे में बात करें तो जो साउंड आ रहा होता है ना, वो भी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, या फिर ट्रांसवर्स वेव्स, है ना। ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी होती है स्ट्रिंग जैसी, या इवन जो पानी की सरफेस पे जो ट्रांसवर्स वेव्स है। तो ठीक है, बेसिक आइडिया इसका लग गया क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, तो वेव्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्लियरली दो प्रकार की वेव्स हो सकती हैं। यहाँ पर आप लिख लेना मैकेनिकल, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम लिख देंगे लॉन्गिट्यूडनल नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, नॉन मैकेनिकल। ठीक है, दो प्रकार की वेव्स हो गई, एक होगी मैकेनिकल, एक होगी नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल का यहाँ पर मैं लिखूँगा नहीं, बट प्लीज़ इसको नोट कर लेना यहाँ पर। दीज आर वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड these waves are produced in a medium which has inertia as well as elastic properties, ठीक है, यहाँ पर लिख लो। these waves are produced in a medium which has inertia as well as elastic properties। लिख दूँ, लिख देते हैं, लंबा हो जाएगा लेक्चर। waves produced in a medium, ठीक है, that has inertia, मतलब उसका कुछ मास है, राइट, inertia प्लस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि अगर आप उसकी शेप थोड़ी सी चेंज कर दो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे पानी की सरफेस, ठीक है, आप पानी की सरफेस को थोड़ा सा ऐसे कर दो, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दो, बट थोड़ी देर में दोबारा वो फ्लैटन होने की कोशिश करता है। उस फ्लैटन होने के प्रोसेस में ही वो वेव बनने लगती है, ठीक है। ठीक है, तो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन मीडियम दैट हैज़ इनर्शिया प्लस इलास्टिक प्रॉपर्टीज़। और दूसरा नॉन मैकेनिकल है। नॉन मैकेनिकल के अंदर क्या है, दीज वेव्स रिक्वायर नो मीडियम, इनके लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे अपनी जो EM वेव्स थी, ठीक है। फॉर देयर प्रोपगेशन लिख देना आगे, फॉर देयर प्रोपगेशन। और इसका एग्जांपल क्या होगा, EM वेव्स किसी भी प्रकार की, जैसे UV रेज़, ठीक है, X रेज़, विजिबल लाइट एट्सेट्रा, ये सारी जो वेव्स होती हैं ये काइंड ऑफ नॉन मैकेनिकल ही है, ठीक है। उसके बाद फिर अपनी ये वेव्स आ जाती है जो मैकेनिकल है। मैकेनिकल के अंदर कौन सी होती है, मैकेनिकल के अंदर दो मेन होती है, कलर बदल लेते हैं। मैकेनिकल के अंदर आ जाती है ट्रांसवर्स, आ जाती है एक ट्रांसवर्स आ जाती है, ठीक है, मैकेनिकल के अंदर। और दूसरी कौन सी आ जाती है, लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी अपनी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आ गई, ठीक है जी। एक सेकंड, इसके थोड़ा जूम सेट करता हूँ। हाँ ठीक है, ट्रांसवर्स आ गई, लॉन्गिट्यूडनल आ गई, ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसवर्स वेव जो होती हैं इनके अंदर क्या होगा, ये एग्जैक्टली मैं वो नोट्स ही एक्सप्लेन करूँ जो मैंने लास्ट टाइम दिए थे, ये एग्जैक्टली वही सेम पेज है पहले वाला, तो बट वो नोट्स पढ़ने में मे बी थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, तो ये समझ लो आप, ठीक है।
इसका जूम ख़राब हो रहा है क्या? ऐसे नहीं, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, यहाँ लिख लो, here the particles move perpendicular to direction of motion। यहाँ पार्टिकल्स डायरेक्शन ऑफ मोशन परपेंडिकुलर मूव करते हैं, और यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर हियर पार्टिकल्स मूव एक तरीके से पैरेलल, यहाँ पैरेलल मूव करते हैं टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। और इसके यहाँ पर ये हो सकता है कैन बी क्रिएटेड, इट कैन बी क्रिएटेड इनसाइड गैस, ठीक है, गैस में इसको क्रिएट कर सकते हैं, और लिक्विड, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, साउंड वेव्स, सबसे फेमस एग्जांपल साउंड वेव्स, चाहे एयर के अंदर हो, चाहे ओशन में हो, या कहीं भी हो, वो हमेशा लॉन्गिट्यूडनली होती हैं। और एक और एग्जांपल क्या होता है, वो जो स्लिंकी के अंदर वेव होती है ना, वो भी इसी का एग्जांपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का, वो चैतन्य जो लेके घूमता रहता है, ठीक है। और इसका क्या है, कैन नॉट बी जनरेटेड इनसाइड अ गैस और लिक्विड बॉडी। इसका यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, नॉट पॉसिबल इन गैस या फिर लिक्विड बॉडीज़, ठीक है, उन दोनों में पॉसिबल नहीं होता। फिर यहाँ पर ये लिख सकते हो कि जैसे लिक्विड्स होते हैं ना, लिक्विड्स के अंदर मैं बताया ना, सरफेस पे पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबल ऑन सरफेस, लिक्विड्स के अंदर सरफेस पे पॉसिबल हो जाएगा, इट कैन बी पॉसिबल ऑन सरफेस, ठीक है। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, पॉसिबल ऑन सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं इसके ओशन करंट वेव्स, ओशन सरफेस वेव्स, या फिर वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, ओशन सरफेस वेव्स, ऐसे लिख लेना, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग या फिर ओशन सरफेस वेव्स, ठीक है। या फिर इवन जो पॉन्ड के अंदर रिपल्स दिखते हैं, वो क्या है, वो बेसिकली ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जो कि मैकेनिकल है, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। ये है बेसिकली जो भी हमने सारा मटेरियल कवर किया है, और ये वो रफ शीट थी, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। रफ शीट वाली जो बातें हैं ये हमने कॉपी कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये मैं थोड़ा सा रफ शीट यूज़ कर रहा हूँ बेसिक समझाने के लिए। इसका नाम है वेव पैरामीटर, जिसका नाम बेसिकली लैम्डा, और ये जो फ्रीक्वेंसी वगैरह है ना, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या है। तो जैसे अगर कोई स्ट्रिंग की वेव है, ठीक है, ये मान लो स्ट्रिंग है, ठीक है, आगे जाई जा रहा है, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है पॉइंट ए से, और अभी मैं इसको ऊपर नीचे करने वाला हूँ, लाइक एक सेकेंड। अभी ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को मैं ऐसे ऊपर नीचे करूँगा, जिसकी वजह से इसके अंदर एक वेव आएगी, ठीक है, इस प्रकार की वेव होगी। फिर ये भी हो सकता है कि कोई साउंड वेव हो, जिसके अंदर मैंने बताया था ये इस टाइप का होता है ना, कि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत डेंस है, और फिर उसके बाद पार्टिकल्स काफ़ी रेयर हैं, और फिर उसके बाद पार्टिकल्स दोबारा काफ़ी डेंस है, और फिर उसके बाद पार्टिकल्स काफ़ी रेयर है, ठीक है। और उसके बाद हो सकता है पार्टिकल्स दोबारा काफ़ी डेंस हो, ठीक है। तो अब इसको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं, रफ है, ठीक है, कम्प्लीटली। ये कैसी वेव होती है, ये मैंने बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, जो वेल वाला जो साउंड था वो ऐसा होता है, और ये होता है, ये स्ट्रिंग्स के अंदर होता है, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट, ठीक है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये क्रेस्ट होता है, जो एम्पलीट्यूड का हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये क्या होता है, इसको ट्रफ कहते हैं, ठीक है। ये क्रेस्ट है बेसिकली,
और ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है एम्पलीट्यूड का, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ पर ये, एक सेकेंड, यहाँ पर ये एम्पलीट्यूड का लोएस्ट पॉइंट है, ये एम्पलीट्यूड का हाईएस्ट पॉइंट को क्रेस्ट, लोएस्ट पॉइंट को ट्रफ। दो एडजेसेंट क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कहते हैं वेवलेंथ, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, ओके। और ये इस टाइम ये जो वेव मैंने ऐसे बना रखी है ना, ये इसका एक बेसिकली स्नैपशॉट है, ये इसकी फ़ोटो है। ठीक है, थोड़ी देर बाद जैसे ये जो वेव होएगी, ये हो सकता है आपको इस प्रकार की दिखे, यही वाली जो वेव है, ये वाली वेव थोड़ी देर बाद काइंड ऑफ कैसी दिखेगी, हो सकता है ऐसी दिखे। तो ये थोड़ी देर बाद है और ये थोड़ी देर पहले है। ठीक है, ये वाले जो पार्टिकल है ये आपको यहाँ दिखेगा नीचे आता हुआ, ये वाला पार्टिकल आपको नीचे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है जी, ये वाला पार्टिकल आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये बेसिक है वेव का आइडिया जो मैं दे रहा हूँ इसके अंदर। तो ये लैम्डा है, दो क्रेस्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो लैम्डा है, एक पर्टिकुलर स्नैपशॉट पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे। और ट्रफ हो गई, क्रेस्ट हो गई। यहाँ पर क्या होगा, जो क्रेस्ट है वो दो पर्टिकुलर, ये जो हाई डेंसिटी वाले रीजन्स होते हैं ना, इनके बीच का डिस्टेंस है यहाँ पर जो लैम्डा है। ठीक है, यहाँ पर लैम्डा डेंसिटी के हिसाब से हम क्रेस्ट और ट्रफ को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये होगा क्रेस्ट, और यहाँ पर ये बीच वाला जो रीजन होगा ये होगा ट्रफ। ठीक है, और यहाँ पर वेरिएशन किस चीज़ की हो रही है, हाइट की। और यहाँ पर ये बिल्कुल, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर वेरिएशन हो रही है हाइट की। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर इसको ऐसे बना दें, ठीक है, ये बनाते हैं, इस पार्टिकल की हाइट कितनी है, इतनी, इस पार्टिकल की हाइट कितनी है, इतनी, और ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जिसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। सिमिलरली ये पार्टिकल की जो हाइट है वो नेगेटिव होगी, और ये पार्टिकल की जो हाइट है वो नेगेटिव एम्पलीट्यूड के बराबर होगी। नेगेटिव एम्पलीट्यूड ये है। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो अपने को पता ही है क्या होता है ना, ऊपर नीचे वाला जो है। और ये जो वेव है ना, जो हम देख भी रहे हैं, एक सेकेंड होल्ड करना। हाँ, और बेसिकली ये जो वेव भी है, ये वेव साइनसॉइडल वेव है। ठीक है, ये वेव साइनसॉइडल इसलिए होगी क्योंकि यहाँ से जब मैं पार्टिकल को उठा रहा हूँ वो मैं उसकी एसएचएम करा रहा हूँ, साइनसॉइडल एसएचएम, इसलिए ये वेव साइनसॉइडल बनी है। वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ तक, जहाँ तक ये जो पार्टिकल्स है ना, वो मैक्सिमम जा रहे हैं, उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। ऊपर और नीचे भी। क्रेस्ट हमने देख लिया क्या होता है, ट्रफ हमने देख लिया, वेवलेंथ हमने देख ली क्या होती है। ठीक है, और वेव प्रोपगेशन के बारे में ये भी है यार, जैसे आगे कैसे ये प्रोपगेट होती है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, वेव प्रोपगेशन अभी तो नहीं बतानी चाहिए। तो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आपने देख लिया कि लैम्डा और ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं, और हमने देख लिया कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, उसमें भी मैंने देख लिया कि क्रेस्ट और ट्रफ्स क्या होती है, लैम्डा क्या होती है। अब ये क्या भला है, ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी का बेसिकली यार ये है, दिस इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स अ पार्टिकल oscillates, number of time a particle of the medium oscillates। ठीक है, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, ये कौन सी वेव है, ये मैकेनिकल वेव है। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स जो एक पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ऑसिलेट्स विद इन 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये वेव हो तो ऐसे रही ना कि जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला पार्टिकल है, ये नीचे जा रहा है, और फिर ये जैसे अभी जब मैंने स्नैपशॉट लिया है तो ये पार्टिकल यहाँ पर है, और फिर ये पार्टिकल और नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ पर होगा। जब ये पार्टिकल यहाँ पर होगा ना तो आपको दिखेगा वेव का काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड यहीं से निकल रहा होगा जब ये पार्टिकल यहाँ होगा, और फिर उसके बाद ये पार्टिकल ऊपर जाएगा,
और फिर एक पॉइंट पे रुकेगा और फिर नीचे आएगा। अब ये पार्टिकल इस पूरी चीज़ को जो कर रहा है ये एक ऑसिलेशन है, राइट। और इस ऑसिलेशन, ऐसी कई सारी ऑसिलेशंस की वजह से ये वेव बनती है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल कर रहा है एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? अच्छा, इसका जूम खराब हो रहा है क्या? एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं। हाँ, अब ये जो पार्टिकल, ये जो चीज़ कर रहा है ये अपनी ऑसिलेशन कर रहा है, राइट, बट वेव भी आगे जा रही है ना। तो ये पार्टिकल एक सेकंड में जितनी बार ये करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जैसे अगर ये पार्टिकल, जैसे साउंड है ना, जो भी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है लगभग 100 हर्ट्ज़ के आसपास होती है, ठीक है। ह्यूमंस जो बात कर रहे होते हैं, जैसे जो मेल, आई थिंक जो फ्रीक्वेंसी है वो 100 हर्ट्ज़ के आसपास, 100-200 हर्ट्ज़ के बीच में रहती है, ठीक है। जो मेरी जो साउंड है वो कहाँ से निकल रही है? वो वोकल कॉर्ड से आ रही है जो मेरे गले के अंदर है ना। ये गले के अंदर ऐसे, वो गला काफ़ी नैरो हो गया, बट ठीक है, जो भी है, ये गले के अंदर ये वोकल कॉर्ड्स होती है ऐसे, और ये सिर होता है, ठीक है। और यहाँ से ये वाइब्रेट करती है, हर सेकंड ये ऊपर नीचे वाइब्रेट करती है, ठीक है। और यहाँ से फिर एयर वाइब्रेट करती है और फिर वो मुंह से एयर बाहर आती है और वो वाइब्रेट कर रही होती है। और वो वाइब्रेट कैसे कर रही होती है? एयर के अंदर जो ये वाले पार्टिकल्स है ना, ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये डेंस हो रहे हैं और फिर रेयर फैक्ट हो रहे हैं, और डेंस हो रहे हैं और रेयर फैक्ट हो रहे हैं। और वोकल कॉर्ड्स ऐसे वाइब्रेट नहीं कर रही, मगर वोकल कॉर्ड्स तो काइंड ऑफ एक स्ट्रिंग की तरह वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। ऐसे ऐसे इस टाइप की वाइब्रेशंस हो रही है इसके अंदर, मगर एयर की वाइब्रेशंस ऐसे हो रही है कि डेंसिटी वाला एरिया, फिर उसके बाद लो डेंसिटी वाला एरिया, फिर डेंसिटी वाला एरिया। अब हर सेकंड, अब ये वाला जो एरिया है बेसिकली 100 हर्ट्ज़ का मतलब, फॉर एग्जांपल जैसे 120 हर्ट्ज़ है किसी के आवाज़ की जो वो है फ्रीक्वेंसी, तो उसका मतलब होगा एक सेकंड में आपको ये एरिया जो है, यहाँ पर जो हाई डेंसिटी रीजन है वो आपको 120 बार दिखा। मतलब ये ऐसे हुआ, फिर ये कम्प्लीटली काइंड ऑफ लो डेंसिटी हो गया, फिर डेंसिटी हो गया, फिर लो डेंसिटी, फिर हाई डेंसिटी, लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी। ये रीजन ऐसा 120 बार हुआ होगा एक सेकंड में, ये वाला जो रीजन है, ठीक है। और अगर ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव, फॉर एग्जांपल ये वेव है, ये जो आगे जा रही है, ठीक है, मान लो इस साइड जा रही है, और इसकी डेंसिटी मान लो, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो 120 हर्ट्ज़ है, तो उसका मतलब होगा ये वाला जो पार्टिकल है ये एक सेकंड में ऐसी जो एक ऑसिलेशन है यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर वापस यहाँ, ऐसा 120 बार कर रहा है। तो इसको भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी देख ली, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की फ्रीक्वेंसी देख ली हमने कैसी होती है, ठीक है। कई बुक्स में फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी डिफ़ाइन होता है, ऐसे भी डिफ़ाइन किया होता है, नंबर ऑफ, ये फ्रीक्वेंसी की दूसरी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स, कंप्लीट वेव्स passing through a region, या फिर passing through a point per second। ये अभी बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं कुछ भी है, सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक वेव है जो ऐसे है, ठीक है, आगे जाई जा रही है, ठीक है, दोनों साइड ये जो वेव है जाई जा रही है, और इस पे कोई रीजन मैं उठा लेता हूँ, मान के चलो ये रीजन है P, और ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, ये जो वेव है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इस वेव की फ्रीक्वेंसी, मान के चलो इस वेव की फ्रीक्वेंसी 120 हर्ट्ज़ है, तो या तो मैं उसको समझूं कि P जो है अभी जैसे नेक्स्ट सेकंड, अभी ये किसी पॉइंट पे ना इसका स्नैपशॉट है वेव का, ये जो वेव है ये इसका स्नैपशॉट है। नेक्स्ट सेकंड क्या होगा, ये वेव पता कैसी दिखेगी अगले सेकंड, अगर ये इस साइड को जा रही है कैसी दिखेगी? ऑब्वियसली थोड़ी सी आगे को खिसक गई होगी। इसको किससे बनाए भाई? रेड से बनाए थे। नेक्स्ट सेकंड ये ऐसी दिखेगी,
नेक्स्ट सेकेंड या जस्ट अगले पल, अगले क्षण में। देखो ये वाली जो चीज़ है अब वो यहाँ जा चुकी है ना, ये वाली चीज़ यहाँ जा चुकी है, सारी की सारी वेव कहीं ना कहीं आगे खिसक गई है। और अभी हम वेव प्रोपगेशन में देखेंगे कि एग्जैक्टली वेव बनती कैसे, क्या होता है। फिलहाल बस एक बेसिक आइडिया समझ लो इसका। ये वाली चीज़ यहाँ जा चुकी है और ये वाला जो पॉइंट पी वाला जो पार्टिकल है ना, वो कहाँ उठ गया है, वो ऊपर उठ गया है ना। तो पॉइंट पी के थ्रू ये वेव निकल रही है और ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो एक सेंस में तो ये ऊपर जा रहा है। और जैसे जैसे टाइम होता जाएगा ये ऊपर जाएगा, फिर एक पॉइंट पे यहाँ पर एम्पलीट्यूड होगा वेव का, फिर ये नीचे आएगा, यहाँ एम्पलीट्यूड होगा, और ये इसकी पूरी, ये ऐसी इसकी पूरी साइकिल्स चलती रहेगी। और एक तो डेफिनेशन ये है कि ये पॉइंट पी ऐसा 120 बार कर रहा है एक सेकेंड में, इसलिए इसको 120 हर्ट्ज़ कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये है, ये जो पॉइंट पी है यहाँ से ऐसा एक सेकेंड में, ये एक पूरी साइकिल है ना, कितनी होती है पूरी साइकिल, इतनी। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से लेके ये पूरी एक साइकिल है। तो दूसरी डेफिनेशन वेव्स की ये है, फ्रीक्वेंसी की ये है कि ऐसी 120 साइकिल्स यहाँ से एक सेकंड में निकलेंगी। ये बात समझ आई? ऐसी ये एक वेव है जिसमें एक ट्रफ है और एक क्रेस्ट है, ऐसी 120 वेव्स निकलेंगी यहाँ से एक सेकंड में। कहाँ से? पॉइंट पी से। तो भी उसको 120 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझ आ गया अपने को? तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया लैम्डा क्या होता है, हमने देख लिया फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमने देख लिया क्रेस्ट क्या होता है, हमने देख लिया ट्रफ क्या होता है, और हमने ये सारी चीज़ें दो प्रकार की वेव में देखी है, लॉन्गिट्यूडनल में और किस में, ट्रांसवर्स में। हमने दोनों में देख लिया, ठीक है, ये वाली जो चीज़ होती है। और अब हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं इस चीज़ की। इसको बोलते हैं वेव पैरामीटर। ये वेव पैरामीटर है, इसको यहाँ पर लिख लो, ऐसे बना लो, यू बना लो, और यहाँ पर ऐसे बना लो एक वेव, और ये आगे भी कंटिन्यू हो ही रही है ना। ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड सारे बराबर नहीं, बट मान लो बराबर है। और ये जो चीज़ है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और ये भी जो चीज़ है इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। दो ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्डा होता है, दो क्रेस्ट्स के बीच का डिस्टेंस ये भी लैम्डा होता है। और पता है अगर ये काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा हो तो इसको प्लीज़ पेसअप करना। फिर होता है वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी। और वेव फ्रीक्वेंसी को मैं कैसे लिखूँगा? इट इज़ सिंपली द, या तो ऐसे लिख लो, इट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल। या तो इसको ऐसे लिख लो, ऑसिलेटिंग पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, मैंने दोनों डेफिनेशंस लिखवाई थी ना। या फिर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स, या फिर कंप्लीट वेव्स that pass through a point per second, ठीक है। इसको भी फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। ये लैम्डा है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल्स हैविंग सेम फेज, ऐसे भी बोल सकते हैं। distance between two
nearest particles having the same phase। सेम फेज़ का मतलब बेसिकली ये है कि वो अपनी मोशन के सेम मोमेंट के अंदर ही है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पर, है ना, ये वेव का पार्टिकल तो वेव के ऊपर ही है ना यहाँ ट्रांसवर्स वेव में, और यहाँ पर ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है। इन दोनों पार्टिकल्स में कॉमन क्या है, ये पार्टिकल जो है ये बेसिकली यहाँ से यहाँ गया और फिर ये नीचे आ रहा था। तो अभी अगर हमने, क्योंकि SHM पढ़ा है, हमें पता है ये π/2 के फेज़ पे बैठा हुआ है ना, ये T/4 पे बैठा हुआ है ये पार्टिकल, अगर सिर्फ इसकी अपनी ऑसिलेशन को देखो। और उसके बाद ऐसा कौन सा पार्टिकल है जो T/4 पे बैठा हुआ है, ये पार्टिकल, ये भी यहाँ से उठा था और ऊपर गया है, ये भी T/4 पे है। अच्छा, अगर मैं इन दो पार्टिकल्स को देखूँ, इसको और इसको, तो ये कहाँ पे है, ये भाई साहब यहाँ से यहाँ गए फिर यहाँ से नीचे आए, तो ये 3T/4 पे, और ये भाई साहब भी 3T/4 पे बैठे हुए हैं। इनके बीच का भी जो गैप है वो लैम्डा है, इनके बीच का भी जो गैप है वो लैम्डा है, ठीक है। वेव वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला है उसको ऐसे देख सकते हैं। अब ये वाला जो अगला पैरामीटर है ना वो देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक पैरामीटर है, वेव वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला हम काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं, v = लैम्डा म्यू होता है इसका फॉर्मूला, है ना। v = वेलोसिटी = सबसे बेसिक फार्मूला तो ये है, और ये सारी वेव्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे ट्रांसवर्स हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, मैकेनिकल हो, नॉन मैकेनिकल हो, EM वेव्स हो, जैसी मर्जी वेव हो, ये फार्मूला उसके लिए एप्लीकेबल होगा। फार्मूला कहाँ से निकल के आता है देख लेते हैं। ये मान के लीजिए कोई अपनी वेव है, ठीक है, ये यूँ, ये उसका स्नैपशॉट है, वेव का स्नैपशॉट, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे मैंने उसकी इमेज ली हुई है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में जा रही है, ये उस डायरेक्शन में जा रही है। अगले ही पल ऑब्वियसली ये वेव कैसे दिखेगी, मान के चलो ये वेव जो है ये इस जनरल डायरेक्शन में जा रही है, तो अगले ही पल ये जो वेव है कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी। इस प्रकार की, है ना। इसके सारे एम्पलीट्यूड्स आगे शिफ्ट हो गए हैं बेसिकली। ये कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी, ठीक है। क्यों जाएगी, ठीक है। ये देखो, ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, ये आगे शिफ्ट हो गया। ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये भी इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये ब्लू जो है ये पिछली वेव है, ब्लैक जो है नई वाली वेव है। ये वाला एम्पलीट्यूड भी यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला एम्पलीट्यूड भी यहाँ शिफ्ट हो गया, ये वाला एम्पलीट्यूड भी यहाँ शिफ्ट हो गया, सारे एम्पलीट्यूड्स शिफ्ट हो गए। अब इस वेव का शिफ्ट मान लो जैसे ये है, डेल्टा x है, ठीक है, तो इसका शिफ्ट है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ये डेल्टा x है, ये चीज़ भी डेल्टा x होगी, पूरी वेव जो है वो डेल्टा x से आगे शिफ्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये भी जो चीज़ है ये कितनी होगी, डेल्टा x। तो वेव वेलोसिटी क्या होती है, v होती है डेल्टा x बाय डेल्टा t। ये जो काइंड ऑफ ब्लू वाला है ना, ये स्नैपशॉट है एट t = 0, और ये जो ब्लैक है ये स्नैपशॉट है, और ये मैं समझा नहीं रहा, ये प्रॉपर नोट्स हैं, आप इसको लिख सकते हो साथ साथ में। ये ब्लैक शॉट है, ये ब्लैक वाला जो स्नैपशॉट है दिस इज़ एट t = डेल्टा t = 0 पे ब्लू, और फिर मैंने पॉज दबा के प्ले पॉज दोबारा दबाया और गैप कितना था, डेल्टा t। तो नेक्स्ट स्नैपशॉट था ब्लैक वाले का, और जो डिफरेंस आया वो डेल्टा x है, वेलोसिटी है डेल्टा x पर डेल्टा t। अब एक टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, व्हाट इज़ वन टाइम पीरियड।
वन टाइम पीरियड बेसिकली ये होता है कि जब ये पार्टिकल, ये वाला कोई भी पार्टिकल है ना जो वेव का, जब ये अपनी एक ऑसिलेशन पूरी करता है तो वेव आगे कितनी खिसक जाती है, ठीक है। और कितनी आगे खिसकती है वेव, एक वेवलेंथ आगे खिसक चुकी होती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज टाइम टेकन बाय वेव टू मूव फॉरवर्ड, टाइम टेकन बाय द वेव टू मूव फॉरवर्ड बाय वन वेवलेंथ, इसको बोलते हैं एक टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टेकन बाय द वेव टू मूव वन वेवलेंथ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इज इक्वल टू, अगर डेल्टा एक्स वन वेवलेंथ है कि यहाँ से लेके यहाँ का शिफ्ट वन वेवलेंथ है कि वेव एक वेवलेंथ आगे खिसक गई है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी, डेल्टा एक्स लैम्डा होगा, डेल्टा टी टी होएगा, और वन अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, यही तो फ्रीक्वेंसी होती है, यही डेरिवेशन है, बेसिक डेरिवेशन मतलब, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्डा न्यू की, ये क्लास 9th वगैरह की बुक्स में मिलेगी यही सेम डेरिवेशन, इसको एक बार देख लेना, इसमें कुछ भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है ना यार, वो मेन टॉपिक है काफ़ी, और वो बेसिकली ये है कि जो वेव है वो जनरेट कैसे होती है ना। हाउ इज़ अ वेव जनरेटेड, ये मैंने बोला था ना तीसरा टॉपिक करेंगे इस वाले लेक्चर के अंदर, हाउ इज़ अ वेव जनरेटेड। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका, जैसे मान के चलो ये एक आपकी स्ट्रिंग है, ठीक है, और ये इसका एंड ए है, और ये स्ट्रिंग जो है ये आगे जाई जा रही है, ठीक है, कोई धागा है या कोई रोप है, ऐसे कुछ है, ठीक है जी। ब्लैक से करते हैं ऐसे। उसके बाद क्या किया, ये वाला जो एंड ए है इसको मैंने पिक करके ऊपर ले जाने लग रहा हूँ, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये वाला जो एंड ए है इसको ऊपर ले जा रहे हैं इसको, तो मान के चलो ये ऐसे, ये बेस लाइन है, ठीक है, और ये दोबारा बेस लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। और ये जो एंड ए है इसको मैं यहाँ पे लेके चला गया एंड ए को, तो ये नेचुरली ये जो रस्सी है ये भी थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, और फिर उसके जो आगे वाली रस्सी है वो वैसी की ही वैसी अपने को लगेगी, ठीक है, इसके आगे वाला जो पोर्शन है रस्सी का, ठीक है। अब ए को, ये पॉइंट ओ बोल देते हैं ओरिजिन, ओ से ए को आने में मान के चलो 1 सेकेंड लगता है, कितना टाइम लगता है, 1 सेकेंड, ये इसको यहाँ से यहाँ जाने में। और आप देखोगे कि ये जो वेव है ये भी 1 सेकेंड तक ही चली होगी ऑब्वियसली, क्योंकि ये ओ ए जो है इसको 1 सेकेंड लगा ऊपर जाने में, और डिस्टर्बेंस को भी 1 सेकेंड ही हुआ इसका मतलब। तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये जिसको जस्ट अभी डिस्टर्बेंस मिलने वाली है, इसको डिस्टर्बेंस कितने पॉइंट पे मिलेगी, 1 सेकेंड पे, राइट। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली वही लोकेशन है जो ए की थी 1 सेकेंड पहले। 1 सेकेंड पहले ए कहाँ था, यहाँ पर, और ये जो ए की 1 सेकेंड पहले वाली लोकेशन है ये एग्जैक्टली इस पॉइंट की लोकेशन है, 1 सेकेंड, ये एग्जैक्टली उस पॉइंट की लोकेशन है अभी। फिर उसके बाद ये जो ए है इसको मैं और ऊपर लेके गया, राइट, इसको और ऊपर लेके गए, और ये अब जो आपको ये स्ट्रिंग है ये आपको ऐसा दिखेगा, राइट, ये यू। और इस बार ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है, यहाँ तक जो डिस्टर्बेंस है अभी नहीं पहुँची है, और अगले ही पल डिस्टर्बेंस इस पे आने वाली है। मान के चलो ए को ऊपर जाते जाते कितना डिस्टेंस हो गया, ये जो चीज़ है ये है 1.3 सेकेंड, ए को ऊपर जाते थे 1.3 सेकेंड हो गया। प्लीज़ यार इसको तो तेज़ ही करना, मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ।
और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, ये भी 1.3 सेकेंड है, ये चीज़ भी 1.3 सेकेंड है। इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली एक ही लोकेशन है 1.3 सेकेंड पहले, राइट। वो एग्जैक्टली एक ही लोकेशन है 1.3 सेकेंड पहले। और ये जो सेम चीज़ है ना कि किसी भी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की बात करूँ, इस पॉइंट की लोकेशन, इस पॉइंट की लोकेशन भी एग्जैक्ट, और यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है, मान के चलो यहाँ तक वेव को पहुँचने में ये वाला पॉइंट जो है ना, ये एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, इसका और इसका। और ये वाला जो पॉइंट है ये एग्जैक्टली वहाँ पर है जहाँ पर ए जो है वो 1 सेकेंड पहले था, क्योंकि यहाँ तक वेव को पहुँचने में ये 1 सेकेंड लगा, तो इसमें और ए में गैप 1 सेकेंड का हो गया ना। तो ये वाला पॉइंट वहाँ पर है जहाँ ए 1 सेकेंड पहले था, और ए जो है वो अभी 1.3 सेकेंड पे है। 1 सेकेंड पहले कहाँ था वो, रफली यहाँ जैसे होएगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये भी अभी कहाँ पर है, एग्जैक्टली वहीं पर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये ए का एम्पलीट्यूड है। अब हम ए को, ये मैं हाथ से कर रहा हूँ सारा, ऊपर नीचे, ये जो हाथ से मैं इसको मोशन दे रहा हूँ। अब ए को मैं थोड़ा सा नीचे लाना शुरू करता हूँ, तो ए को मैं थोड़ा सा नीचे लेके आया, और मुझे दिखेगा कि ये हल्की सी ऐसी दिखेगी। इस बार जो है ये जो वेव है अब आपको ऐसी दिखेगी। ए जो है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, ठीक है। हाँ, ये कंप्लीट होकर जो आगे जा रही है, ये बात अपने समझ आती है, ठीक है। अब इस बार जो वेव है वो थोड़ी और आगे जा चुकी है, और मान के चलो ये जो पूरा डिस्टेंस है ये है 1.7 सेकेंड का, ठीक है। ये कितना है, ये 1.7 भी नहीं बोल सकता, 1.5 बोल देते हैं। 1.7 तो बहुत ही वियर्ड लगेगा। और ये वाला जो पार्टिकल है ये एग्जैक्टली वहाँ पर है जहाँ पर ए 1.5 सेकेंड पहले था। ए 1.5 सेकेंड पहले कहाँ था, ए अभी यहाँ पर है। 0.2 सेकेंड पहले ए यहाँ था, और फिर उसके 1.3 सेकेंड पहले ए यहाँ पूरा नीचे मीन पे था। तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट है और ए का 1.5 सेकेंड पहले वाई कोऑर्डिनेट सेम है, दिख रही है वेव इक्वेशन बनती हुई। और अगर मैं किसी और पॉइंट को उठा लेते हैं, लेट अस से यही वाले पॉइंट को उठा लेते हैं, ये जो पॉइंट ये वाला है ना, जो पिछले फ्रेम में यहाँ पर था, वो अभी कहाँ पर होगा, अभी वो जैसे यहाँ कहीं होगा, ठीक है। इट विल बी समवेयर हियर। और अभी क्या मैं बोल सकता हूँ, वेव को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा था, 1.3 सेकेंड लगे थे। तो अभी मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट की जो वाई लोकेशन है इस पॉइंट की, वो एग्जैक्टली उतनी होगी जितनी ए की 1.3 सेकेंड पहले थी। और 1.3 सेकेंड पहले ए कहाँ था, 0.2 सेकेंड पहले तो अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे था, है ना, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे यहाँ पर। और 1.3 सेकेंड पहले था 0.2 से 1.1 और पीछे जाऊँ तो फिर ए जो था वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ये नीचे यहाँ पर। तो मुझे दिख रहा है कि किसी भी पार्टिकल की जो लोकेशन है, जो उसका वाई कोऑर्डिनेट है, वो मैं फिक्स कर सकता हूँ। आई कैन सी द वाई कोऑर्डिनेट फॉर एनी पार्टिकल ए के कोऑर्डिनेट की टर्म्स में, ठीक है। बट फिलहाल क्या करते हैं, अब क्या है, मैं ए को यहाँ तक, क्या है, ए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये इसका टॉप पॉइंट है। अब ए नीचे आ रहा है, और अगले फ्रेम में भी एक काम करते हैं, ए को नीचे ले आते हैं और नीचे। ये देखो, और नीचे आ गया। इस बार डिस्टर्बेंस यहाँ तक, ये टोटल डिस्टेंस मान के चलो 1.7 सेकेंड है, और ये जो है ये बेसिकली ए है,
और ये नीचे आता हुआ ए है, ठीक है। और उसके बाद अगला फ्रेम भी बना लेते हैं। ये काफ़ी बोरिंग है बट ज़रूरी है विजुलाइज़ करने के लिए कि कैसे एग्जैक्टली ये सारा प्रोसेस हो रहा है। उसके बाद ये दोबारा ये मेन पोजीशन है। अब क्या है, अब ए बिल्कुल नीचे आ गया है, मीन पे आ गया है और ये नीचे ही जा रहा है। और इसके बाजू वाली जो वेव है वो आपको ऐसे दिखेगी, वो आपको ऐसी दिखेगी, इस टाइप से ये। और यहाँ पर मैंने हाथ से इसे पकड़ा हुआ है, इस पॉइंट पे हाथ से पकड़ा हुआ है ए को। और ये जो पूरा डिस्टेंस है ये आप देख रहे हो ये कितना है, ये डिस्टेंस है, ये λ/2 है, λ/2। और अगर आप ए की ऑसिलेशन देखो तो ए की ऑसिलेशन ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी हुई है, T/2। इसकी ऑसिलेशन आधी हुई है, तो इसकी आधी ऑसिलेशन में वेव आगे कितनी जा चुकी है, λ/2। और क्लियरली इसकी पूरी ऑसिलेशन में वेव आगे कितनी जा चुकी होगी, 1 लैम्डा। तो दिख रहा है जब ये पार्टिकल अपनी कंप्लीट ऑसिलेशन करता है ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन करता है तो वेव आगे कितनी जा चुकी होती है, लैम्डा, पूरी कंप्लीट वेव लेंथ। और ऐसे जाती है ये प्रोसेस। ये अगर ऐसे ना बनाया जाए तो बड़ा मुश्किल विजुलाइज नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा उसके आगे और चलते हैं और देख लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैं ए को थोड़ा और नीचे लेके गया, यहाँ तक चला गया ए, और इसके बगल वाली जो रस्सी है, अच्छा और ये वाला जो पोर्शन है ना रस्सी का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है ये कम्प्लीटली अनटच्ड है, यहाँ पर अभी कोई डिस्टर्बेंस पहुँची ही नहीं है। अच्छा तो ए अब क्या है, यहाँ से ये मेन पोजीशन है, यहाँ से थोड़ा नीचे लेके चला गया हूँ मैं हाथ से, है ना, इसको और नीचे खींच लिया, यहाँ तक चला गया है ए, और नीचे जा सकता है। और इसके बाजू वाला जो एम्पलीट्यूड है वो ऐसा है, और ये अपनी रेस्ट ऑफ द रोप ये ऐसे है, ठीक है। और फिर उसके आगे आपको क्या दिखेगा, अब ए को मैं बिल्कुल बॉटम पोजीशन तक लेके चले जाता हूँ, यहाँ तक लेके चले जाते हैं और इसको काइंड ऑफ बोल लेते हैं मीन। और अब आपको ये दिखेगा यहाँ से यहाँ रस्सी ऐसे, और उसके बाजू वाली रस्सी ऐसे, और ये ऐसे, ये देखो ये। अब देखो ना ये वाला भी जो पार्टिकल है ये कहाँ पर है, यहाँ तक मान के चलो ये 1.7 था ना, ये गैप ले लो आप और T/4 कितना था, T/4 था 1.3 सेकेंड, है ना, 1/4 ऑसिलेशन 1.3 सेकेंड थी। फिर उसके बाद ये नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर पूरा मीन पे आ गया तो 2.6 सेकेंड हो गए होंगे, ये 2.6 सेकेंड से थोड़ा ज़्यादा हो गया होगा। और ये जब मैं बिल्कुल नीचे वाले एक्सट्रीम पे हूँ तो अभी 3T/4 पे है, तो T/4 कितना है, 1.3 सेकेंड, 3T/4 कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 3, वो कितना होता है 3.9 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो अभी एक्चुअल डिस्टेंस है उसको मैं टाइम में अगर देखूँ तो वेव को कितना टाइम लगा होगा, टाइम टेकन बाय वेव, वेव को जो टाइम लगा है वो कितना है 3.9 सेकेंड्स। और वो बात अभी भी कायम है कि ये वाला पार्टिकल जहाँ डिस्टर्बेंस अभी जस्ट हिट करने वाली है उसकी लोकेशन एग्जैक्टली वही है जो ए की लोकेशन है, कितनी देर पहले, 3.9 सेकेंड्स पहले। 3.9 सेकेंड्स पहले ए कहा था, यहाँ 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 एग्जैक्टली यहाँ पर। और ये वाला पार्टिकल एग्जैक्टली अभी यहाँ है, जैसे ये उठने लगा था ना ऊपर 3.9 सेकेंड्स पहले, ये भी अभी उठने वाला है 3.9 सेकेंड्स पहले, मतलब ये भी अभी उठने वाला है एग्जैक्टली जैसे ए उठ रहा था 3.9 सेकेंड्स पहले। और उसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं, और ये आपको थोड़ी सी ये वापस बेस लाइन बनाते हैं, ये मान के चलो यहाँ पर है,
ये ऐसे, और उसके बाद इसको हम खींच के वापस ऊपर ले आते हैं, ठीक है। और ये एक कंप्लीट वेव बन जाएगी। ए जो है वो वापस बेस लाइन पर आ गया, और वेव आपको कैसी दिखेगी, ऐसी, इस प्रकार की आपको वेव दिखेगी, ठीक है। और अब ए वापस ऊपर जाएगा, और ये ऐसे प्रोसेस अगर चलता रहा तो ये वेव जो है ये चलती रहेगी, ठीक है। और ये वेव की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो हमने बना रखी है। तो ये समझ आता है। और ये पूरा जो गैप है, ये पूरा गैप कितना है, ये लैम्डा है। और यहाँ से यहाँ पल्स पहुँचने में, जैसे अभी अगला पार्टिकल जो है जो ऊपर उठने वाला है वो ये है, तो यहाँ क्या मैं बोल सकता हूँ, टाइम टेकन बाय वेव, टाइम टेकन बाय वेव टू रीच हियर, कितना हो जाएगा, पूरा टाइम पीरियड 1/4 टाइम पीरियड कितना था, ये था 1.3 सेकेंड। तो पूरा टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1.3 इंटू 4, वो कितना हो जाएगा, 5.2 सेकेंड, 5.2 सेकेंड। ये चीज़, ये पूरा टाइम पीरियड है 5.2 सेकेंड, ठीक है। अपने को समझ आ रहा है ये है वेव जो है वो बेसिकली इस तरह जनरेट होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे। इसको नोट कर लेना आप, ठीक है जी। अच्छा, इसमें इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, मैंने अभी बताया कि ये पॉइंट और जो ये पॉइंट है इसके बीच का जो गैप है, ये पूरा मैंने बताया कि ये लैम्डा है। बट इससे पहले मैंने बताया था कि दो क्रेस्ट जो होते हैं एडजेसेंट, या दो ट्रफ होते हैं, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे वेवलेंथ कहते हैं। मगर डीपर बात क्या है कि कोई भी दो पॉइंट्स उस वेव के ऊपर जो सेम फेज़ के अंदर है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा होगा। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ये एग्जैक्टली सेम फेज़ में है। ए यहाँ पर जस्ट अभी उठने वाला है ऊपर, राइट, और ये वाला पॉइंट भी जस्ट उठने वाला है, राइट। तो इन दोनों, ये दोनों एग्जैक्टली सेम फेज़ में है ना, जैसे हमने एसएचएम में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लैम्डा है। ऐसे कोई भी दो पॉइंट्स उठा लो एक वेव पे, उनके अगर वो सेम फेज़ में, उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 वेवलेंथ होगी, ठीक है। अब इस पे और नेक्स्ट इस पे क्या होना चाहिए, हाँ, वेव का जो फंक्शन होता है वो कैसे जनरेट होता है, ठीक है। वेव इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली कहाँ से प्रकट होके आती है वो देख लेते हैं। ये बेसिक वेव इक्वेशन, ये कैसे निकल के आती है वेव इक्वेशन। तो इसका बेसिक लॉजिक यार ये है कि दोबारा वही बनाते हैं, क्या है, इसको दोबारा यहीं देख लेते हैं। ये देखो, मैंने बोला था ना, ये पार्टिकल कहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट ए जो था वो 1 सेकेंड पहले था, ठीक है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ तक डिस्टर्बेंस को ही पहुँचने में 1 सेकेंड लग गया है। ये पार्टिकल कहाँ पर है, जहाँ पर पॉइंट ए जो है वो कब था, 1.3 सेकेंड पहले। यहाँ तक डिस्टर्बेंस को भी पहुँचने में कितना लगा है, 1.3 सेकेंड, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मान के चलो पार्टिकल ए है, वो मैं उसको किसी फंक्शन से ऑसिलेट करवा रहा हूँ, है ना। किस प्रकार का फंक्शन हो सकता है, अब मैं रफ लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट मत करना, रफ कॉलेज कहाँ पर है भाई, रुको, ये रफ, अब ये रफ है, इसको नोट मत करना। तो मान के चलो जैसे पार्टिकल ए है और उसका कोई फंक्शन है ft, एग्जाम्पल मैं उसको ऐसे ऑसिलेट करवा रहा हूँ, प्योर SHM, ठीक है। y इज़ इक्वल टू a साइन ओमेगा t से मैं पार्टिकल a को ऑसिलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। और पार्टिकल a जो है वो अभी यहाँ का ही है, और ये वेव जो है ये ऐसे बन रही है, ठीक है।
और ये इसकी इक्वेशन है, इसके वाई कोऑर्डिनेट की। ठीक है जी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो वेव का ये वाला पार्टिकल है जो उस पर एक्स डिस्टेंस दूरी पे है, और मान के चलो वेव की जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में वो v है, ये v वेलोसिटी से डिस्टर्बेंस आगे जा रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक इस डिस्टर्बेंस को पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, x/v, है ना। अभी हमने पीछे देखा था कि अगर x/v टाइम यहाँ पर लगा है पहुँचने में, तो ये जो जस्ट ये वाला पार्टिकल है जो x डिस्टेंस दूरी पे है वो एग्जैक्टली वहाँ पर होगा जहाँ पर a वाला जो पार्टिकल है वो x/v टाइम पहले होगा, राइट। तो मान के चलो कोई टाइम पीरियड t है, ठीक है। वहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है ऑफ a वो तो मेरे को ऐसे मिल रहा है a sin ओमेगा टी। तो जो पार्टिकल x के ऊपर है उसका y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, और उसका जवाब है सिंपली जितना टाइम यहाँ पर डिस्टर्बेंस को पहुँचने में लगा है ना, उतना टाइम अगर मैं पीछे जाऊँ, कितना टाइम लगेगा डिस्टर्बेंस को पहुँचने में x/v, और अगर उतना टाइम मैं पीछे जाऊँ और a जहाँ भी था वही इस भाई का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो मैं बोल सकता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P है ना, x डिस्टेंस अवे। ये जो वेव इक्वेशन है ना, यही समझने वाली बात है इसके अंदर, जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, तो वो मैंने बहुत एलैबोरेट करके बताई है कि वो क्या है। ठीक है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P x डिस्टेंस अवे इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x/v। ये बात समझ आ गई। a वाला जो पार्टिकल है उसको x/v टाइम्स पीछे लेके चले जाओ जब वो यहाँ पर था, और एग्जैक्टली p जो पार्टिकल जो है, p जो पॉइंट है उसका वही कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि अगर कोई जनरल फंक्शन हो a की मोशन का, क्योंकि ये तो एक प्रॉपर SHM ही है ना, a sin ओमेगा टी, मगर मैं इसको किसी और तरीके से भी ऊपर नीचे ऑसिलेट करवा सकता हूँ, ठीक है, मे बी कांस्टेंट स्पीड से या किसी और तरीके से। तो अगर उसका जनरल फंक्शन मैं ft बोल लूँ, तो पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है, जो वेव के ऊपर पॉइंट P है, उसका कोऑर्डिनेट ये नहीं होएगा ft माइनस x/v, ft माइनस x/v। और अगर इस चीज़ को मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, इसी चीज़ को मैं ध्यान से देखूं तो ये वेव की इक्वेशन आ गई। ये कोई टाइम t है जिस पे एक पॉइंट P है, पॉइंट P एट डिस्टेंस x, ये एट डिस्टेंस x है ऑन द वेव, है ना। यहाँ पर ये x कोऑर्डिनेट है और ये उसका y कोऑर्डिनेट है। मेरे को वो पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट भी मिल गया, y कोऑर्डिनेट जो कि यहाँ तो ऑब्वियसली ज़ीरो है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर वो ज़ीरो ही आएगा, मगर ये चीज़ हर पॉइंट के लिए वैलिड है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये पॉइंट P होता, ठीक है, एक और बार बनाते वेव, ये काफ़ी स्ट्रेनुअस सा, काफ़ी आर्डुअस सा काम है, मगर ठीक है, इसमें इसको समझते रहना क्या है ये जो भी। तो ये पॉइंट दोबारा बना देते, ये वेव ऐसे बना दी, और ये रफ है, इसको बिल्कुल नोट नहीं करना, ठीक है। और पॉइंट P मैंने यहाँ तक बना लिया, ठीक है। ये पॉइंट P है थोड़ा सा हवा में जो, और ये मैं पहले बता चुका हूँ, ये सेम चीज़ पहले बता चुका हूँ। और मान के चलो यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो x है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो अपना x आ रहा है, जो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो x है, और यहाँ तक वेव को पहुँचने में कितना टाइम लग रहा है, x/v। तो इस पॉइंट का भी जो कोऑर्डिनेट होएगा वो एग्जैक्टली वही होगा जो ये पॉइंट A का कोऑर्डिनेट था x/v टाइम पहले। तो इस केस के अंदर भी मैं ये बोल सकता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ P इज़ इक्वल टू A का कोऑर्डिनेट क्या है, ft है,
तो एक्स बाई वी टाइम्स पहले उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एफ टी माइनस एक्स बाय वी। इसका मतलब एक्स बाई वी टाइम पहले ये भाई साहब जो थे ये यहाँ पर थे, और मेरे को बेसिकली कितना आसान है, एक ही मोशन ट्रैक करके ए जो भी कर रहा है उसको ट्रैक करके मेरे को किसी भी एक्स पे जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस मिल जा रहा है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना मैंने यहाँ पर समझाई है, इसको खुद पेपर पे करके देखना तो समझ आएगा ये एग्जैक्टली है क्या। इसमें तो हो सकता है आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गई हो, नहीं समझ आ गई हो। अगर समझ नहीं आई तो इसको दोबारा सुन लेना, और अगर समझ आ गई इसको खुद दोबारा पेपर पे करके देखना कि ये वेव इक्वेशन कैसे निकल के आती है। ठीक है, एक वेव बना के देखना, उसको थोड़ा थोड़ा आगे ले जाके देखना, तब पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये पॉइंट, ये चीज़ अगर समझ आ जाए ना तो फिर उसके बाद सारा वेव वाला चैप्टर जो है वो आपके लिए ओपन अप हो जाता है। बट ये वाली जो एक्सप्लेनेशन है समझ आनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है यार बेसिक वेव इक्वेशन। तो अभी हमने पीछे देखा था ग्राफिकल एनालिसिस डायग्रामेटिकली देखा था हमने, है ना, कि ये इसको नोट कर लेना, द मोस्ट बेसिक वेव इक्वेशन, जो थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, द मोस्ट बेसिक वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, क्या है सबसे बेसिक वेव इक्वेशन, क्या है, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई बी, है ना, वेयर एफ ऑफ टी इज द, एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ टी है, इट इज द फंक्शन by which the particle, है ना, ये बोला फंक्शन है जिसपे जो पार्टिकल है एट x इज इक्वल टू 0 पे जो पड़ा हुआ है ना मूव्स। ठीक है जी, ये वो फंक्शन है जिसपे जो पार्टिकल है वो x इज इक्वल टू 0 पे मूव करता है। और मैंने बताया भी था कि जो साइनसॉइडल वेव्स होती है, जिसको मोस्टली हम इस चैप्टर में साइनसॉइडल वेव्स ही पढ़ते हैं, जो ये वाली वेव्स होती हैं, उसमें ये एफ ऑफ टी जो होता है वो ए साइन ओमेगा टी होता है ना। ए साइन ओमेगा टी के हिसाब से ही वो पार्टिकल जो होता है एक्स इज इक्वल टू 0 पे ऐसे जंप कर रहा है, तो उसकी वजह से जो वेव इक्वेशन होती है वो हो जाती है ए साइन ओमेगा और फिर ब्रैकेट में टी माइनस एक्स बाई बी। बहरहाल ये देख लेते हैं। ये नोट कर लो, ये सबसे फंडामेंटल वेव इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखो एफ ऑफ टी की टर्म्स में बात करते हैं। फॉर अ वेव ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द राइट, अगर वेव राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है तो क्या होता है, उसका जो फंक्शन होगा वो होगा एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, है ना। ये फंक्शन बनेगा उसका अगर वो राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसमें जो माइनस साइन है वो बाहर ले लूँ, इसी फंक्शन के अंदर माइनस साइन मैं बाहर ले लूँ, एक सेकंड होल्ड करना।
अब देखो यार, ये नेक्स्ट हम वेव इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। यहाँ लिख लो, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट तो देख लिया कि वेव बनती कैसे है। द बेसिक वेव इक्वेशन, जो सबसे वेव इक्वेशन का बेसिक फॉर्मेट है, उसको ड्राइव कर लेते हैं। तो वही करते हैं, यहाँ लिखना मान के चलते हैं ये वो बेस लाइन है और ये वो मीन पॉइंट है जिसके अबाउट वो जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, और वो पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। हम उसको हाथ से ऐसे ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं उस पार्टिकल को, और वेव जो है वो इस डायरेक्शन में बन रही है। और ये किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे वो वेव है, ठीक है। और ये वो पार्टिकल है जो अभी कहीं ऊपर जा रहा है, और ये वेव ऐसे बन रही है, और वेव जो है वो यहाँ तक पहुँची है अभी तक, ठीक है। ये आगे वाला पोर्शन जो है वो अनडिस्टर्ब्ड है। देन इफ़ द, इसको नोट कर लेना, इफ़ द फंक्शन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at origin is given by f of t। और f of t यूजली क्या होता है, जो हम साइनसॉइडल वेव पढ़ते हैं ना, वो यहाँ पर ये ओरिजिन पे जो पार्टिकल होता है उसका जो फंक्शन होता है वो एक SHM का फंक्शन होता है, a sin ओमेगा t। बट हम बोलते हैं कुछ भी फंक्शन हो सकता है, क्या पता मैं उसको किसी और तरीके से ऊपर नीचे लेके जा रहा हूँ, क्या पता मैं उसको लीनियरली एक कांस्टेंट स्पीड से ऊपर ले जाता हूँ और फिर बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए वापस नीचे लेके आता हूँ कांस्टेंट स्पीड से, क्या पता वैसा कोई फंक्शन हो, ठीक है। तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, बट जैसा मर्जी फंक्शन होगा उसकी वेव तो बनेगी यहाँ पर, है ना। SHM वाला जो फंक्शन होता है जिसमें हम उसको a sin ओमेगा t से ऊपर नीचे ले जा रहे होते हैं, साइकिल्स उसकी कंप्लीट करा रहे हैं, उसमें जो वेव बनती है वो ऐसी होती है, वो साइन वेव जैसी दिखती है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। तो मान के चलो वो जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है उसका फंक्शन है f of t। देन the displacement of any particle distance x away, ठीक है, x डिस्टेंस दूर कोई भी जो पार्टिकल है उसकी डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t will be given by yxt is equal to ये yxt। ये क्या है, ये कोई पार्टिकल है पॉइंट P पे, ठीक है। ये वेव ऐसे यहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, और उसके थोड़ी देर बाद क्या है, ये वेव एक प्रॉपर वेव में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। मान के चलो ये पार्टिकल ऊपर नीचे काफ़ी देर हो गई होते हुए, और मैं इसको किसी पॉइंट पे देख रहा हूँ जब ये कैसा हो सकता है, ऊपर नीचे मान के चलो ये मीन को क्रॉस कर रहा है अपने, और ये वेव जो है ये इस स्थिति के अंदर है, ये इधर जा रही है वेव काफ़ी देर बाद, ठीक है। और कोई पार्टिकल है इतने x के ऊपर, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जो है ये वेव का स्नैपशॉट है उस टाइम पे, टाइम t पे। ये स्नैपशॉट है, ये स्नैपशॉट है वेव का, और ये वाला जो पार्टिकल है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अभी इस टाइम पे नीचे जा रहा है, नहीं, ये ऊपर जा रहा है, अभी इस पॉइंट पे ऊपर जा रहा है, और आपको दिखेगा कि ये सारे जो पार्टिकल्स हैं, ये इस साइड पे जितने भी पार्टिकल्स हैं ये भी ऊपर जा रहे होंगे। तो मान के चलते ये कोई पॉइंट P पे पार्टिकल है, और मुझे इसका y कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट कितना होगा, यही होगा,
दिस विल बी द वाई कोऑर्डिनेट, ये, और वो मुझे इससे मिल जाएगा, इस वाली चीज़ से। वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स वाई बी। वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स वाई बी। इसका लॉजिक हम अभी तक देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना फॉर वेव्स ट्रैवलिंग टू द राइट। ये वेव राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है, उसके लिए कोई भी पार्टिकल p है किसी टाइम t पे, किसी डिस्टेंस x पे। मुझे अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो वो इससे निकल आता है, और अगर वो इससे निकल आता है तो मैं किसी भी पार्टिकल का डिस्टेंस x पे टाइम t पे कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ, y x t, और इसी को वेव इक्वेशन कहते हैं, ठीक है जी। अब ये देखो, ये तो तब था ना जब हमने वो अज्यूम किया था कि वो पार्टिकल इनिशियली मान के चलो जैसे ऊपर जा रहा है और फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, t इज इक्वल टू 0 पे ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर अपने साइकिल्स कंप्लीट करा, और ये वेव इक्वेशन है। इफ द पार्टिकल was initially going in the, if the particle A, कौन सा पार्टिकल, पार्टिकल A जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है, was initially going in the opposite direction, that is downwards। अगर पार्टिकल इनिशियली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, डाउनवर्ड्स जा रहा होता, तो फंक्शन क्या दिखता उस पार्टिकल का, देन इट्स फंक्शन है ना क्या होता, माइनस एफ ऑफ टी होता, देन इट्स फंक्शन वुड बी माइनस एफ ऑफ टी। और उस केस में जो वेव है वो अगर राइट को जा रही है तो द इक्वेशन ऑफ वेव, अगर वो राइट को जा रही है तो वो क्या होती, माइनस एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स बाई वी माइनस टी। तो उस वेव के जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है फॉर एनी एक्स एंड एनी टी, वो इससे मिलती है। तो दिख रहा है क्या, ये दोनों वेव्स जो हैं, ये भी राइट को जा रही है, ये भी राइट को जा रही है। इसकी इक्वेशन है टी माइनस एक्स बाई वी, इसकी है एक्स बाई वी माइनस टी। यहाँ पर लिख देना वेव ट्रैवलिंग टू द राइट। ये वेव है, ये भी राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है, और ये वेव भी राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है। मगर जो दोनों की वेव इक्वेशन है, इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं। दोनों का जो वेव फंक्शन है वो डिफरेंट है, ठीक है, बट दोनों राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखो यार, अगर मैं एक वेव इक्वेशन, अगर मैं एक वेव के फंक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, तो इसका मतलब मैं इसी फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स होल बाई वी। और इसका मतलब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये एफ डिवाइडेड बाई वी वी टी माइनस एक्स। और ये जो एफ बाई वी है ये एक नया फंक्शन हो जाएगा अपने आप में, है ना। v तो कांस्टेंट स्पीड है, तो ये एक नया फंक्शन हो जाएगा जिसमें वो जो कि सिंपली f बाई वी है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी टी माइनस एक्स। तो इसका मतलब अगर मेरे पास कोई फंक्शन है जो इस प्रकार का दिखता है तो वो भी वेव इक्वेशन है। मेरे पास एक फंक्शन है जो इस प्रकार का दिखता है, वो भी वेव इक्वेशन है। ये दोनों जो वेव इक्वेशंस है ये कहाँ जा रही है, दे आर, इसको आप लिख लेना अपने नोट्स में, ट्रैवलिंग टू राइट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ट्रैवलिंग टू द राइट।
सिमिलरली जो दूसरी वेव इक्वेशन थी जो ऐसे थी, ये वाली जो थी ना, एफ ऑफ एक्स बाय वी माइनस टी, एफ ऑफ एक्स बाय वी माइनस टी, ठीक है, ये भी एक वेव इक्वेशन है ट्रैवलिंग टू द राइट। अभी ये सारी मैथमेटिकल चीज़ लग रही होगी मगर साइन वेव में क्लियर हो जाएगा। और ये दूसरी वाली जो इक्वेशन है, अगर मैं इसको एक्स बी बाई टी वाले फॉर्मेट में कर दूँ तो वो हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस वी टी। दिस इज ऑल्सो अ वेव ट्रैवलिंग टू द राइट। ये देखो चारों फॉर्मेट्स हैं जनरल वेव इक्वेशन के जो राइट को ट्रैवल कर रही हैं। ये भी वेव फंक्शन है वाई एक्स टी, है ना, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में बनता है ना। क्वांटम मैकेनिक्स में आपने वेव फंक्शन सुना होगा। वेव फंक्शन कुछ नहीं होता, वो एक इक्वेशन है जो एक्स और टी में किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट दे दे उस वेव पे। और ये भी वाई एक्स टी है, ये भी वाई एक्स टी है, और ये भी वाई एक्स टी है। क्वांटम मैकेनिक्स का जो वेव फंक्शन होता है ना, उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको रफ पे लिखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के वेव फंक्शन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला जो सिंबल होता है ऐसा है। यहाँ पर वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर? वाई एक्स टी से। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। अब देखो, अभी तक हमने ये वेव्स देखी जो राइट की तरफ ट्रैवल करी, इस डायरेक्शन में जाएगी। ऐसी भी वेव्स हो सकती हैं जो लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे, ठीक है, ये वेव्स हैं, ये लेफ़्ट की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ पर कोई पॉइंट है P एक्स डिस्टेंस पे। ये पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर है? ये वेव के ऊपर है ना इस टाइम। यहाँ पर ये पॉइंट वेव के ऊपर है। एक सेकेंड, तो ये जो पॉइंट P है ये लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो वेव है लेफ़्ट की तरफ जा रही है वी वेलोसिटी से, और इस पर कोई पॉइंट P है एक्स डिस्टेंस पे, और ये स्नैपशॉट है टाइम T पे। ये उसका स्नैपशॉट है वेव का एट टाइम T। तो इस पॉइंट पे वो सारा पिछली जो वेव थी उसका लॉजिक उल्टा हो जाता है। और इसको आप खुद भी सोच के देखना कि इस पॉइंट की जो लोकेशन अभी है वाई एक्सिस पे, इस पॉइंट P की, ये जो पॉइंट P जो वेव पे बैठा हुआ है, इसकी जो लोकेशन है वाई एक्सिस पे, और वो कितनी है? वो है इतनी। ये वाली जो लोकेशन है इस पॉइंट P की, वो एग्जैक्टली इस पॉइंट की होगी जो ओरिजिन पे बैठा हुआ ना, ये वाला पॉइंट x बाई वी टाइम बाद। इसमें क्या था? वो x बाई वी टाइम पहले थी इस पॉइंट की लोकेशन जब हम ये कर रहे थे। यहाँ पर x बाई वी, ये डिस्टर्बेंस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में x बाई वी टाइम लगेगा ना। तो जितने टाइम में वो डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ पहुँचेगी और इस पॉइंट की जो लोकेशन होएगी जब ये ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा होगा, वो एग्जैक्टली वही होएगी जो x बाई वी टाइम पहले इस पॉइंट की लोकेशन थी। तो यहाँ पर जो वेव इक्वेशन है उसका फंक्शन ऐसा बन जाता है, वाई एक्स टी, इसको ब्लैक से लिखते हैं, वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस एक्स बाई वी। कोई टाइम t है जिस पे मैं पार्टिकल p का y देख रहा हूँ, और उसमें जब x बाई वी टाइम और ऐड कर दूंगा, मतलब जब वेव यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी होगी जो डिस्टर्बेंस है, तो इस पार्टिकल की जो लोकेशन है वो एग्जैक्टली वही होएगी जो इस पार्टिकल की लोकेशन थी। ठीक है, t प्लस एक्स बाई वी। और ये क्या है? दिस इज वेव ट्रैवलिंग टू द
लेफ्ट विद वेलोसिटी v, और ऑब्वियसली जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है उसका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी। यहाँ भी उसका फंक्शन एफ ऑफ टी है, ठीक है। इनफैक्ट अगर इसके फंक्शन को मैं रिवर्स कर दूँ, मतलब ये पार्टिकल शुरू में मान के चलो यहाँ नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, तो ये माइनस एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये माइनस एफ ऑफ टी हो जाएगा, मगर अंदर वाली जो कंप्लीट चीज़ है वो सेम रहेगी, टी प्लस एक्स बाई वी, ठीक है। और इसको मैं क्या और लिख सकता हूँ, इसको ये वाला भी था ना एक्स माइनस बी टी वाला फॉर्मेट, तो इसको ऐसे भी लिख सकते होंगे, वाई एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई वी, और अंदर क्या हो जाएगा वी टी प्लस एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूँ जी इंटू वी टी प्लस एक्स। ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो वेव ट्रैवलिंग टू द लेफ्ट, ठीक है, विद वेलोसिटी v। अब ये देख रहे हो आप अलग अलग फॉर्मेट्स, राइट वाले के फॉर्मेट ये हैं और लेफ़्ट वाले के फॉर्मेट्स ये, ठीक है, इनको आप समझ लो। अच्छा, नेक्स्ट ये जो टॉपिक है इसका नाम है साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव्स। साइनसॉइडल ट्रैवलिंग ट्रांसवर्स वेव्स, ठीक है, ये नाम है इस टॉपिक का। बेसिकली ये क्या है, ये और ये मान के चलो रस्सी है, ठीक है, और ये आगे जाई जा रही है रस्सी। अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ पर साइनसॉइडली ऊपर नीचे लेके जाऊँ, यहाँ पर लिखना पार्टिकल x या पार्टिकल एट ओरिजिन दैट इज a इज मूव्ड अप एंड डाउन, उसको ऊपर नीचे मूव किया है, तो उसका जो एफ ऑफ टी होगा, जो बेसिक फंक्शन होगा वो क्या होगा, इट्स मूव्ड अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली। इसको एस एच एम दे के ऊपर नीचे मैंने किया है, इट्स मूव्ड अप एंड डाउन सिंपल हार्मोनिकली। इसको ऐसे 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 मूव कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी देर बाद जो वेव दिखेगी वो कैसी दिखेगी, वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि मीन पे ही हो, ठीक है, ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे वेव आपको ऐसे भी दिख सकती है, इस प्रकार से भी दिख सकती है वेव, ठीक है, कैसे भी दिख सकती है आपको वेव। और लेट अस से वो जो पार्टिकल वेव जो है वो राइट को ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन कैसी बनाएगी, इसकी इक्वेशन ये होती थी ना, वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी। ये उठा लेते हैं, एक्स बाई वी माइनस टी ने टी माइनस एक्स बाई वी उठा लेता है। और फंक्शन क्या था भाई, फंक्शन था एफ ऑफ टी, क्या था, एफ ऑफ टी होगा जो इस पार्टिकल का फंक्शन है, ठीक है, जब ये ऊपर नीचे कर रहा है ऑसिलेट, और वो क्या है, ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी कब होएगा, जब वो पार्टिकल एग्जैक्टली ओरिजिन से शुरू कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा, जब वो पार्टिकल एग्जैक्टली ओरिजिन से शुरू कर रहा है और ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एफ ऑफ टी ये है, दैट इज एट एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0, पार्टिकल इज गोइंग अप, पार्टिकल इज गोइंग अप। तो ये एफ ऑफ टी में टी की जगह मैं टी माइनस एक्स बाई वी रख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा, एफ ऑफ टी तो ये है ना, ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा तक तो ऐसे ही चलेगा, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टी माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ, ये एक साइनसॉइडल ट्रैवलिंग वेव है, और उसका एक एग्जांपल है जिसमें वेव राइट को ट्रैवल कर रही है, ठीक है, और उसका जो पार्टिकल है ओरिजिन का
वो x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल और t इज इक्वल टू 0 पे ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला जो पार्टिकल है, और आपको तो वेव ऐसी दिखेगी। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये लाइन आ रही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y x t इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय v इंटू एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये ओमेगा वी वाली, ओमेगा बाय वी वाली जो टर्म होती है, इसको प्रोपगेशन कांस्टेंट कहते हैं। तो ये आपकी ऐसे आ जाती है, a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी पढ़ सकता हूँ, ये वाली जो इक्वेशन होती है, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ कि, और कैसे देख सकते हैं इसे, हाँ, a साइन ओमेगा बाय उस v को बाहर ले आता हूँ, ओमेगा बाय v, और अंदर क्या हो जाएगा, वी टी माइनस एक्स, है ना। इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ये भी कहते हैं दिस इज ऑल्सो अ ट्रैवलिंग वेव। इस इक्वेशन को मैं और कैसे देख सकता हूँ, ओमेगा को 2π/t लिख दूँ तो ये हो जाएगा a साइन 2π/t, और अंदर क्या हो जाएगा, t माइनस एक्स बाय बी। ठीक है, और इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, a साइन 2π स्मॉल t बाय कैपिटल T माइनस x डिवाइडेड बाय स्मॉल v इंटू कैपिटल T। ये देख रहे हो, ये तीन अलग अलग फॉर्मेट्स, ये भी यही वेव इक्वेशन है, ये भी यही वेव इक्वेशन है, और ये भी यही वेव इक्वेशन है। और ये कैसी है, ये एक साइनसॉइडल वेव है जो कि राइट को ट्रैवल कर रही है। और जो गेम हमने यहाँ पर खेली है, वही गेम जो है वो आप इस वाली वेव इक्वेशन में तब भी खेल सकते थे अगर यहाँ पर x/v माइनस टी होता, और वो वेव x/v माइनस टी वाली जो है वो राइट को ट्रैवल कर रही होती। ये तीनों फॉर्मेट्स में तब भी देख सकता था अगर ये t प्लस x/v हो रहा होता, मतलब वो जो वेव है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट को ट्रैवल कर रही है, साइनसॉइडल वेव। ठीक है जी, तो ये है इक्वेशन ऑफ वेव को ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, SHM वाले चैप्टर में हम यूजुअली ऐसे देख रहे हैं, SHM वाले में नहीं, सॉरी, EM वेव्स वाले चैप्टर में हम ऐसे देख रहे हैं वेव इक्वेशन, बट इस वाले चैप्टर में, मैकेनिकल वेव्स वाले चैप्टर में आप यूजुअली ऐसे देखते हो। और ये चीज़ जो होती है ये प्रोपगेशन कांस्टेंट होती है, इसको यहाँ पर लिख लेना, प्रोपगेशन कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड द प्रोपगेशन कांस्टेंट के। और के को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, के इज इक्वल टू ओमेगा बाय वी। ठीक है, इसको ओमेगा बाय वी भी लिख सकता हूँ। और ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2π म्यू, और वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी हमने देखी थी ना वेलोसिटी ऑफ वेव वाली इक्वेशन, लैम्डा म्यू, तो वो क्या हो जाएगा 2π म्यू डिवाइड बाय लैम्डा म्यू, और वो म्यू और म्यू कट जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2π बाय लैम्डा। ये दोनों फॉर्मूले हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट के लिए, दोनों वैलिड है। या तो इसको ऐसे लिख लो ओमेगा बाय वी, और ये वेव वेलोसिटी है, या फिर इसको ऐसे लिख लो 2π बाय लैम्डा, और ये इसकी वेवलेंथ है वेव की। ठीक है जी, ये फॉर्मेट्स हैं हमारे। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो आप लिख लो, उसको फिर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। वेव पल्स एंड वेव ट्रेन्स, एक होती है पल्सेस, एक होती है ट्रेन्स। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रस्सी को सिर्फ एक बार ऐसे झटका दो तो जो आगे आपको चीज़ दिखेगी वो आपको दिखेगा एक पल्स है, और वो आगे ऐसे ट्रैवल कर रही है v वेलोसिटी से। ठीक है, ये होती है पल्स,
पल्स इस प्रकार की दिखती है। आपने यहाँ से, ये हाथ है, ठीक है, आपने यहाँ से रस्सी को बस एक बार ऐसे झटका दिया और फिर उसके बाद आप ऊपर से लेके नीचे ले गए और फिर उसके बाद नीचे से वापस ऊपर नहीं आया, बस ऊपर से नीचे, और फिर यहाँ पर एक ऐसा लूप सा क्रिएट होगा। अगर आप इसको खुद भी देखोगे ना रफ में ड्रॉ करके, और वो लूप ही है जो आगे जा रहा है। इसकी कुछ एनर्जी है लूप की, वो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। उसके आगे हम पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ वेव्स के अंदर, वो एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। और ये जो लूप है ये आगे जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, और आइडियली इनफाइनाइट लेंथ के लिए जब तक ये रोप है, विदाउट एनी डिसिपेशन। इसका एम्पलीट्यूड जो है वो आपको हमेशा, ये इसका जो एम्पलीट्यूड है ना इस पल्स का, वो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलेगा अगर हम यहाँ पर एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही। तो पल्सेस ऐसी दिखती हैं। थोड़े टाइम बाद आपको ये यहाँ जैसे यहाँ पर कहीं जाते हुए नज़र आएगी, ये वाली जो पल्स है। और फिर एक होती है वेव ट्रेन। वेव ट्रेन कैसे होती है? वेव ट्रेन होती है कि आपने इस पार्टिकल को ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर नीचे लाए, फिर ऊपर ले गए, और फिर आप ये कंटिन्यूसली करते रहे विदाउट ब्रेक। उस केस में आपको जो वेव है वो ऐसी दिखती है, ये वाली होती है। ये जैसे हम साइन वेव में देखते हैं, अगर पार्टिकल के ऊपर नीचे SHM करवा रहा हूँ उसकी, तो तब आपको ये कंटिन्यूस ऐसे पैटर्न दिखता है। अदरवाइज सिंगल आपको ये लूप दिख जाएगा। तो ये पल्स है, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेव ट्रेन, है ना। जो हम इस चैप्टर में मोस्टली फोकस करते हैं वो इस पे करते हैं, इस पे बहुत कम फोकस होता है पल्सेस के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, है ना। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपको साइनसॉइडल दिखेगी, ठीक है। साइन इक्वेशन होगी ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप, या साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, वो इक्वेशन जो होंगी वो ऐसी वेव्स के लिए होंगी, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपको पल्स वाला फॉर्मेट दिखेगा अक्सर। जैसे एग्जांपल 1/x² + 3 = y, ठीक है। ये एक पल्स का फॉर्मेट है, और इसका फॉर्मेट आपको ऐसा कैसा सा दिखेगा? 1/x² + 3 नहीं, सॉरी, ऐसा 1 जैसे जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये काइंड ऑफ आइडिया होगा, 1/x - 3t² + 4 या ऐसा कुछ। अब जैसे ये जो इक्वेशन है, ये भी तो कुछ इक्वेशन ही है ना इसका, ये भी x और t में है ना, ये भी तो एक फंक्शन बन गया x और t में, kx - ωt, या फिर x - vt, है ना। इसको मैं किस लेंथ से इंटरप्रेट करूँगा? दिस इज़ अ फंक्शन ऑफ x - vt। ये x - vt वाले वेरिएबल की टर्म है। इसका मतलब इस फंक्शन में जो वेलोसिटी, और ये इसका मतलब है वेव इक्वेशन है। बट यहाँ पर जो वेव कैसी है, वो एक पल्स जैसी है, वो एक पल्स की तरह आगे जा रही है। और क्या बोलते हैं, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो 3 होगी। इस पल्स में जो इसकी वेलोसिटी होगी वो 3 होगी। और जब आप इसका ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको इसका ग्राफ जो है वो काइंड ऑफ ऐसा सा मिलेगा। अभी डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट पेज पे, फिलहाल हमने समझ लिया। तो ये पल्सेस की इक्वेशन इस टाइप की दिखती है, और साइनसॉइडल की वेव जो इक्वेशन होती है वो इस टाइप की दिखती है। a sin ωt + kx लिख देते हैं। एक वेव है जो लेफ़्ट को जा रही है मान लो, तो ये साइनसॉइडल वेव ट्रेन, वेव्स में हमें इस प्रकार की इक्वेशन दिखती है, ठीक है। ये हमने समझ लिया। अब देखो यहाँ पर ना, इससे पहले हम क्वेश्चंस करने स्टार्ट करें, मैं एक बेसिक सी बात बता देता हूँ कुछ ग्राफ्स के बारे में। जैसे ये वाला जो ग्राफ होता है, y = कोई भी ग्राफ होता है, फॉर एग्जांपल y = fx, इसका हम इसका कर्व बना सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इस ग्राफ का बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका कर्व बना सकता हूँ। और अगर ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाए, ये जो ग्राफ, जैसे ये बन जाए फंक्शन ऑफ f की जगह से y = फंक्शन ऑफ x + x', ठीक है। ये ग्राफ थोड़ा सा x + x' के उसमें चला जाए, x + x' के उसमें चला जाए, तो उस केस में क्या होगा, ये पूरे का पूरा जो कर्व है ये थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा,
कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट कर्व शिफ्ट्स टू द लेफ्ट। कौन सा कर्व? ये वाला जो ओरिजिनल कर्व था ये थोड़ा सा लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। कितने से? अभी देखेंगे कैसे होता है। एक्स डैश से मान के चलो ये ऐसे ग्राफ है और यहाँ पर कोई कर्व है, और अगर मैं वो y इज इक्वल टू एफ एक्स का है बट y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स डैश का यही सेम कर्व है, ये एक्स डैश से लेफ्ट को खिसक जाएगा। अच्छा, एंड अगर ये जो कर्व है ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश है, तो ये क्या हो जाता है इस केस में, ये जो कर्व है वो राइट को खिसक जाता है। कर्व शिफ्ट्स टू द राइट। कितने से? एक्स डैश से। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसा कर्व है, सबसे सिंपल पैराबोलिक केस, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है, इसका ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, यूँ पैराबोलिकली अपवर्ड्स होगा पैराबोला, ठीक है, सिंगल रूट होएगा, सिंगल रियल रूट। बट अगर मैं इसकी जगह ये करूँ, y इज इक्वल टू एक्स की जगह मैं क्या कर दूँ, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये पूरे का पूरा जो कर्व है लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा 3 से। ये आपको ड्रॉ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको एक्सपैंड करके भी बना सकते हो दोबारा कर्व, बट इसी सेम कर्व को लेफ्ट को शिफ्ट कर दो 3 से और आपके पास सेम चीज़ आ जाएगी। तो ऐसा दिखेगा आपको। पहले ये 0 पे था जो टच करा था, और अब ये कहाँ टच करेगा, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे। ओ सॉरी, लेफ्ट को नहीं शिफ्ट करना। अगर ये x, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ठीक है, अगर ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर है तो ये लेफ्ट को शिफ्ट होएगा, और लेफ्ट को कहाँ शिफ्ट होएगा, माइनस 3 पे। और अगर ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर है तो ये राइट को शिफ्ट होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। उस केस में ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, पूरे का पूरा कर्व टुवर्ड्स द राइट। फिर ये ऐसा दिखेगा, ये y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर है, और ये 3 पॉइंट होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, 3,0। बस इतना ही चेंज आएगा, ये और ये एक बेसिक बात समझ आ रही है अपने को, ठीक है। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये है, इसको नोट कर लेना और यहाँ लिख लेना सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ्स, ठीक है। ये पल्सेस में अपने को काम आएगी ये बात, ठीक है। एक और यहाँ पर भी वही, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट ग्राफ्स। यहाँ पर देख लो, एक और एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू 1/x, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x का हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है, ठीक है। कैसा बनेगा, अगर तो x की पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो ऐसा बनेगा, और अगर x की नेगेटिव वैल्यूज़ हैं तो अपने को नेगेटिव वैल्यूज़ y की मिलेंगी, u बनेगा। बट अगर, ठीक है, ये हाइपरबोलिक ग्राफ है, बट अगर अपने को y ऐसा मिल जाता है, y इज इक्वल टू 1/x प्लस 3 मान के चलो, तो ये क्या हुआ, बेसिकली यही ग्राफ है। इसके अंदर मैं इसको लेफ़्ट से खिसका दूंगा 3 से, तो ये कैसा दिखेगा। यहाँ पर क्या है, ये वाले ग्राफ में ना देखो, एसिम्पटोट वाली जो लाइन है, एसिम्पटोट होता है वो पॉइंट जिसको जो ग्राफ है, जो कर्व है, वो टच नहीं कर पाता, बट वो उसको मीट करने की कोशिश करता है। यहाँ पर ये जो है, इसका एक एसिम्पटोट तो ये है कि ये एक्स एक्सिस को मीट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला जो कर्व है ना, आगे जाता रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये यहीं रुक जाता है, आगे जाता रहेगा। और यहाँ पर ये वाला जो कर्व है ये वाई एक्सिस को मीट करने की कोशिश करेगा। उसी तरह ये वाला जो नीचे वाला ये जो कर्व है, ये एक्स एक्सिस को मीट करने की कोशिश करता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस को, और नीचे जाके नेगेटिव वाई एक्सिस को मीट करने की कोशिश करता है। तो ये जो एसिम्पटोट वाली लाइन है इसकी, एक तरीके से वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसी को मैं लेफ़्ट को शिफ्ट कर देता हूँ, -3 पे लेके चले जाते हैं इसको, ये ऐसे आ जाती है, ठीक है। और ये वाले जो कर्व्स है ये साथ साथ फॉलो करेंगे, तो अब आपको ये कर्व इस प्रकार का दिखेगा, ये,
ठीक है, ये वाला जो कर्व है किसमें ट्रांजिशन कर गया इसके अंदर, कितना सिंपल है। और उसी तरह अगर y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 नीचे लिखा होता तो यही वाला जो कर्व है ये सारे का सारा कहाँ खिसक जाता, +3 पे खिसक जाता, यही सारी चीज़ +3 पे चली जाती। ये वाला जो पॉइंट है ये कितना है, दिस इज़ -3,0। देख लो ओरिजिन शिफ्ट हो गया, तो इसको शिफ्टिंग ओरिजिन कहते हैं। हाँ यार, तो यहाँ पर ना ये जो पूरा ग्राफ है ये मैंने लेफ़्ट को शिफ्ट कर दिया है। को ये लेफ़्ट को शिफ्ट नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए था। ये लेफ़्ट को शिफ्ट तब होता अगर ये y इक्वल टू 1/x+3 का होल स्क्वायर होता, तो ये लेफ़्ट को शिफ्ट हो जाता। और यहाँ पर लिखना होल ग्राफ शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 3 यूनिट्स। इसका नया ओरिजिन आ जाएगा एक तरीके से। ये जो एसिम्पटोट था ना, इसको एसिम्पटोट कहते हैं, जिस लाइन को वो जो ग्राफ है वो टच करने की कोशिश कर रहा है मगर कर नहीं पा रहा है ना। यहाँ पर 2 एसिम्पटोट है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है, दोनों को टच नहीं कर पा रहे ग्राफ। अब ये जो जब मैं एक्स को चेंज करता हूँ ना, एक्स वाली टर्म को चेंज कर दिया, x² था तो x+3 का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका ऑब्वियसली पूरा ग्राफ लेफ़्ट को शिफ्ट हो गया, तो इसका नया एसिम्पटोट हो गया x इज़ इक्वल टू -3। ये -3 ये पूरा ग्राफ है, इसको -3 इधर हिला दो, इधर को शिफ्ट कर दो, ठीक है ऐसे। अब एक चीज़ होती है, हाँ, उसको इवन फंक्शंस कहते हैं। ये यहाँ पर लिख लेना, इवन फंक्शंस। इवन फंक्शंस कौन से फंक्शंस होते हैं, ये मैथ्स वाले पढ़ते हैं बेसिकली, जिसमें कोई भी अगर ऐसा फंक्शन है जिसमें अगर x की जगह मैं -x लिख दूँ और अगर वो वापस मेरे को सेम फंक्शन दे दे, f(x) में मैंने x की जगह -x लिख दिया, मेरे को वापस f(x) मिल गया, ऐसे फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। ये देखो इवन फंक्शन है कि नहीं, y इज इक्वल टू 1/x²। x² की जगह अगर मैं माइनस की वैल्यूज़ भी रख दूँ तो भी सेम 1/x² आएगा। तो एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/x²। जैसे ये तो इवन फंक्शन नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल y इज इक्वल टू 1/x²। इवन एग्जाम्पल y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x², ये भी इवन फंक्शन है। और कोई इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, y इज इक्वल टू sin x की पावर n, है ना। ये भी इवन फंक्शन है, जहाँ पर n अगर इवन है तो हमेशा मेरे को सेम वैल्यूज़ मिलेंगी, ठीक है जी। ये सारे इवन फंक्शंस हैं, उनकी खास बात क्या होती है, इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट x y एक्सिस। इवन फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। तो ये साइड में नोट कर लेना है, बहुत ज़रूरी है। देखो ना, ये इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है, बट जैसे ये इवन फंक्शन नहीं है, ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इज इक्वल टू +3 डालूँ तो यहाँ हो जाएगा 1/6 का होल स्क्वायर, हो जाएगा 1/36, है ना। बट अगर +3 की जगह मैं -3 डाल दूँ तो ये नॉट डिफाइंड है, तो दिस इज़ नॉट एन इवन फंक्शन। अब ये इवन फंक्शन वाली बात समझ आ गई। तो फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, पेज पे देखते हैं, ये देखते हैं, जैसे कि ये देखो, ये भी एक इवन फंक्शन है, x की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव फर्क ही नहीं पड़ता। और ये फंक्शन का आपको कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पर डिफाइंड नहीं है। x इज इक्वल टू 0 भी कर दिया तो भी इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, तो ये हर पॉइंट पे आपको डिफाइंड दिखेगा। इनफैक्ट अगर आप इसका dy/dx निकालोगे ना, इसका dy/dx निकालते हैं, इसका dy/dx क्या आएगा, -1/x² + 1 रेज़ टू पावर 2 × 2x, यही होगा इसका जो dy/dx है, -1/x² + 1 रेज़ टू पावर 2 × 2x। और ये क्या होती है, ये dy/dx क्या होती है, ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप है ना, ये स्लोप की इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्लोप।
तो सिंपल इसके dy/dx को देख के बताओ कि इसका स्लोप x इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा। x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस पे। तो उसका जवाब आता है एट x इज इक्वल टू 0 जो स्लोप है यानी कि dy/dx विच इज़ अ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट इज़ 0। इसका मतलब वो फ्लैट होगा। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ पता लग रही है कि x इज इक्वल टू 0 पे इसका स्लोप फ्लैट है। दूसरा मुझे पता लग रहा है ये हर पॉइंट पे डिफाइंड है। तीसरा मुझे पता लग रहा है ये y एक्सिस को तो क्रॉस करेगा ही करेगा। चौथा मुझे पता है कि हायर वैल्यूज़ के लिए ये ग्राफ 0 की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, क्योंकि नीचे x² वाली टर्म है। और इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो बनता भी ऐसे है इस प्रकार का बनता है वो। हाँ दीदी, पराठे अंडे चाय। ठीक है, तो हायर वैल्यूज़ के लिए जो ग्राफ है ये पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटीज़ की तरफ टेंड करेगा और ये आपको ऐसा दिखेगा, इस प्रकार का। ठीक है, और देखो इवन फंक्शन है ना, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और ये वाली जो चीज़ है x इज इक्वल टू 0 पे, इसकी x तो 0 है मगर इसकी हाइट कितनी है 1, और उसके बाद ये ग्राफ में बस डिप है, ये हाईएस्ट पॉइंट है इसका। क्या ये पल्स जैसा नहीं है? पल्सेस ऐसी होती है, पल्सेस के फंक्शंस आपको ऐसे ही दिखेंगे, इस प्रकार के। अब मान के चलो ये जो ग्राफ है इसको मैं ऐसे कर दूँ 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 या फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारे का सारा 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये कैसा दिखेगा, ये आ जाएगा नया इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है। और ये आपको इस प्रकार का दिखेगा और ये जो हाइट होएगी ये होएगी 1 बेसिकली। ठीक है, और ये सारे का सारा ग्राफ कितना आगे को शिफ्ट हो गया 3 यूनिट, क्योंकि माइनस का साइन है ना इसलिए आगे को चला जाएगा। तो यार देखो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये पल्स, अगर एक मूविंग पल्स हो उसकी इक्वेशन कुछ ऐसी होगी, पहले वो यहाँ थी और थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गई। इस फंक्शन को ध्यान से नोटिस करना, क्या ये ऐसा नहीं है सिंपली f ऑफ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ f ऑफ x माइनस बी टी, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। x माइनस बी टी वाली टर्म जो है वो ऐसी है। ठीक है, जो x की जगह लिखी हुई है मैंने चीज़ वो x माइनस 3 है। x की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है x माइनस वी टी। तो यहाँ से मुझे ये नहीं पता लग रहा कि इसकी जो वेलोसिटी है x माइनस वी टी नहीं बोल सकते, जैसे नहीं, इस बात को बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर x माइनस 3t होता तो वो लॉजिकल बनता। इसको मत लिखना। ठीक है, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ आगे को बनेगा ना। तो ये वाली ये ऐसा लग रहा है जैसे ये पल्स थी आगे को शिफ्ट हो गई। ठीक है, ये समझ आ गया। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो अगर ये ग्राफ्स वाली बात समझ आ गई, अब हम क्वेश्चंस स्टार्ट कर सकते हैं।